गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं सबीन फारूक। मैं हूं आदिल निज़ामी। आदिल, सोशल मीडिया पे आज मैं देख रही थी, बल्कि कल से ही हम देख रहे हैं कि एक चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड करी, एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। वो चीज़ क्या है? सोशल मीडिया पर एक चीज़ ट्रेंड करे कैसे मुमकिन है? क्योंकि डाइवर्स किस्म की ओपिनियन होती है। क्योंकि एक आध दिन तो हम देख लेते हैं ना, कोई एक चीज़ ट्रेंड कर रही होती है, सारे उसको फॉलो करते हैं। कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि मुसलसल एक जो हैशटैग है वो ट्रेंडिंग में जा रहा है। वो जी हैशटैग वूहू। वूहू क्या है? वूहू क्या है? इसको देखना पड़ेगा। वैसे लग तो खासा इंटरेस्टिंग रहा है। हाँ, लग बहुत इंटरेस्टिंग कोई चीज़ है ये, क्योंकि सारे सेलिब्रिटीज शाउट आउट्स दे रहे हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो हर कोई सिर्फ कोई बता नहीं रहा कि क्या है, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत लग रहा है और सब इसको पोस्ट जरूर कर रहे हैं। तो ये चीज़ ट्रेंडिंग में इस वक्त जा रही है। बट आई रियली होप कि कुछ हमारी पॉलिटिक्स से रिलेटेड ना हो, बिकॉज आई एम सो, वो बोले हालात हो गए पाकिस्तान के कि वी आर सो डन विद पॉलिटिक्स नाउ, है ना। रोज रोज वो एक सारी चीज़ें, तो कुछ डिफरेंट हमें नजर आता है। तो लेट्स सी कि कुछ दिनों में, कल परसों तरसों या आने वाले दिनों में ये क्या इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आती है। हैशटैग वूहू। चलें जी, जबरदस्त। अच्छा जी सबीन, हमने देखा कि पाकिस्तान में हम देखते हैं कि माजूर अफराद जो हैं बड़ी तादाद में हैं। जो 2017 के अदाद-ओ-शुमार हैं 0.44% जो है लोग स्पेशल पर्सन हैं। उनके लिए व्हील चेयर्स और साथ साथ जो रैम्प्स होते हैं, हम मॉडर्न जो दुनिया जाते हैं, यूरोप अमेरिका ट्रैवल करते हैं, वहाँ पर इनके लिए खसूसी तौर पर रैम्प्स वगैरह बनाए जाते हैं ताकि इनको आसानी हो सके किसी बिल्डिंग में जाने के लिए, अपने काम काज के लिए। लेकिन इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन आलमी तर्ज के मुताबिक नहीं है। मुशाहिदा हुआ, देखने को मिला कि बहुत सारे ऐसी जगह थी जहाँ पर रैंप बनाए गए हैं बैंक्स के बाहर, लेकिन वहाँ पर 4x4 जो है वो भी नहीं मेरे ख्याल से चढ़ पाए। अच्छा, वो वाली एक बात होती है आदिल के, एक तो हम ये बात करते हैं ना कि रैंप्स नहीं है, ठीक हो गया। अब कुछ जगहों पर अच्छा रैम्प्स अगर बना भी दिए जाते हैं तो वो इस तरह से बनाए जाते हैं कि वो जो व्हील चेयर बाउंड लोग हैं वो उनके इस्तेमाल में नहीं आती, बल्कि जो चलने वाले वो उसके ऊपर चल नहीं पा रहे होते, कि वो स्ट्रेट करके एक स्लांट सी वो बना देते हैं। बहुत ज्यादा 4x4 जो डबल केबल है शायद वो बड़ी मुश्किल से उसके ऊपर चल पाते हैं। हमने इसके ऊपर थोड़ा जब देखा, इसको रिसर्च किया, तो एक जर्नलिस्ट है उमर फैजान, उनकी स्टोरी भी मुझे नजर आई। उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया हुआ था इसके ऊपर, बड़ा हाईलाइट किया हुआ था इस पूरे मामले को। बिल्कुल, और हाईलाइट हम सबको करना चाहिए, क्योंकि वो तमाम लोग जो कि व्हील चेयर पर हैं वो तो इस बारे में बात करते करते शायद अब थक भी चुके होंगे और अब शायद कुछ बात करें, कुछ खामोश हो गए, लेकिन एट द सेम टाइम वो भी पाकिस्तान के शहरी हैं और उनको भी वही हुकूक हासिल होने चाहिए, वही सहूलियात हासिल होनी चाहिए जो कि सब लोगों को होती है। इसके लिए एक्ट भी बनाया गया था 2020 में, एक एक्ट माजूर अफराद के लिए था, जिसके अंदर ये था कि कोई भी बिल्डिंग जो बनेगी इनको सहूलत देने के लिए रैंप वहाँ पर लाजमी होगा। उसके कुछ स्टैंडर्ड्स भी बताए गए थे कि किस स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उसको बनाया जाना चाहिए। कॉलेज, यूनिवर्सिटीज या आप किसी भी बिल्डिंग में अगर देखते हैं तो ये एक तो चले ठीक है, कुछ लोगों ने ये सहूलतें अगर फराहम की भी हुई है, ये वाली सहूलत है भी, बट वो जाहिर है उस स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है कि वो लोग उसको इस्तेमाल कर सकें, बल्कि वो एक उल्टा सरदर्द बन जाती है दूसरे लोगों के लिए भी कि वो एक बस एक स्पेस घेरी हुई है और उसके बाद ना वो उन व्हीलचेयर के लोगों को जो है जिस उससे फायदा हो रहा है, ना ही दूसरे लोगों को उससे कोई फायदा हो रहा है। मतलब यहाँ भी नजर आ रहा है कवानीन भी मौजूद हैं, अमल दरामद जो है अमल दरामद नहीं है। अच्छा, मैं चाहूंगी कि ये एक जो टॉपिक है बड़ा जरूरी है, हम पे भी जिम्मेदारी आयद होती है कि हम इस पर बात जरूर करें और किस तरह से हम इसके लिए आवाज उठा सकते हैं। तो आगे चलकर अगले कुछ दिनों में हम ये भी देखेंगे कि किस तरह मैनेजमेंट में से किसी लोगों को हम ले सकें और इसके ऊपर जो है वो हम एक डिटेल सेगमेंट जो है वो जरूर करें, ताकि हम जो ये जो मामला है इसको मजीद हम हाईलाइट कर सकें। अच्छा जी, पाकिस्तान के मौसम की बात करते हैं कि आज मौसम कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आपको बताते हैं जी आज किस शहर में गर्मी रहेगी। वैसे तो तमाम शहरों में अब गर्मी ऑफिशियली आ चुकी है। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में कम से कम 22 ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। लाहौर में कम से कम 26 ज़्यादा 41 डिग्री सेंटीग्रेड है। कराची की बात करेंगे कम से कम 28 ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। लाहौर में कम से कम 23 ज़्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और कोयटा में 16 और ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये है जी आज का मौसम। अच्छा सबीन, हम इस पे बात कर रहे थे कि मरी और गलियात में भी बारिश नहीं हो रही, लेकिन चलिए ये खुशखबरी है इस्लामाबाद, मरी और गलियात के लोगों के लिए कि 12 मई के बाद जो है इन शहरों में, शुमाली इलाका जात में कुछ मकामात पर बारिश हो सकती है। अच्छा, अब ये देखें जो पेशन गोई है मरी में है, गलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेहलम, उसमें कह रहे हैं जी बादल बरसेंगे 12 से 9 से 12 से कुछ आगे 12 ऑनवर्ड्स, ठीक है। वो एक स्पेल है जिसमें जो है हम बारिश जो है वो देख सकते हैं। तो वो एक तरह से अभी जो हम कह रहे हैं ना गर्मी बहुत ज़्यादा की, क्योंकि लाहौर में हीट वेव है, हम देखें कराची में तो काफ़ी टाइम से अभी हम देख रहे हैं कि वो हीट वेव स्टार्ट हो गई है, क्योंकि कल जो है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो मतलब कि 10 से 12 मई तक जो है वो बारिशें हो सकती है। तो ये एक चले अच्छी न्यूज़ है कि जो हमारे सामने आई है कि चलें अब किसी ना किसी तरीके से लोग खुश हो जाएंगे और आहिस्ते से करके कुछ देर
कुछ दिन अगर गर्मी है तो नेक्स्ट कुछ दिन जो है वो मौसम जो है रिलैक्स हो सकेंगे, मौसम को एंजॉय करेंगे। और वैसे भी इस्लामाबाद में जब बारिश होती है तो उसका जो वेदर बहुत अच्छा हो जाता है और जो लश ग्रीनरी है मजीद ग्रीन हो जाती है, जो मनाजिर बहुत दिलकश हो जाते हैं। ऐसा ही है। अच्छा जी, अब ये जो गर्मी की अगर हम बात करें ना, तो इसमें अब गर्मी ने तो नहीं जाना। अब गर्मी के मौसम में गर्मी होगी, कभी ज़्यादा गर्मी होगी, कभी कम गर्मी होगी, तो उसमें हमने खुद से कुछ स्टेप्स लेने होते हैं, वो बड़ा ज़रूरी होता है। वैसे में इंडिया में हमने देखा कि रोड्स के ऊपर उन्होंने वो जो ग्रीन क्या बोलते हैं उसको, जो शेड होता है, नेट जो होती है, ग्रीन नेट होती है, वो शेड जो तरपाल होता है वो उन्होंने लगाने शुरू कर दिए और वो हमें सड़कों पर नज़र भी आ रहे हैं। ये देखें, हम आपको स्क्रीन पे भी इस वक्त दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो तरपाल लगा दिए गए हैं ताकि अगर कोई साए में रहना चाहता है वो साए में रहे, और स्पेशली जो अगर बाइकर्स इसमें अगर रुकना चाहते हैं, मेन जो काम है सिग्नल्स जो हैं, सिग्नल्स के ऊपर क्योंकि काफी देर रुकना पड़ता है। जब आप जारी होते हैं, डेफिनेटली आप तो ठंडी गाड़ी पे बैठी होती हैं, शायद आप वेदर जो बाहर बहुत एक्सट्रीम है उसको फील नहीं करती, लेकिन जिन लोगों को 2 से 3 मिनट तक सिग्नल पर रुकना पड़ता है, इस्लामाबाद में, पाकिस्तान के बाकी शहरों में, जिस तरह हम इंडिया की भी बात कर रहे हैं, सिग्नल पर 3 से 4 मिनट भी लग जाते हैं और जो पीक आवर्स होते हैं ट्रैफिक के उसमें बहुत ज्यादा मुश्किल देखने को मिलती है। तो सख्त गर्मी में एक अच्छा आइडिया है कि चलो आप सिग्नल्स में जो है वो नेट लगा लें ताकि जब आप रुके हुए हैं वहां पर तो आपको एकदम से गर्मी जो है वो फील ना हो। सो दिस अ रियली गुड स्टेप जो कि सामने आया है। अच्छा, भारत में गर्मी के हवाले से तो भारत की दूसरी स्टोरी बात करते हैं। जो इंडिया में जो बंदर हैं वो खासे तंग हैं गर्मी से। ये इंडिया के स्विमिंग पूल की जो वीडियो है सामने आई जिसमें बंदर जो है स्विमिंग पूल को एंजॉय कर रहे हैं, मौज मस्तियां कर रहे हैं और गर्मी में ठंडे पानी के मजे ले रहे हैं। इंडिया का शहर मुंबई जहाँ पे स्विमिंग पूल के अंदर नहाते हुए बंदर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिस पर दिलचस्प तबसरे भी किए जा रहे हैं। इंडिया समेत मुंबई के शहर, दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर खासी गर्मी इन दिनों देखने को मिल रही है। काफी गर्मी है, तो गर्मी से सिर्फ इंसान नहीं तंग बल्कि जानवर भी तंग है, परिंदे भी तंग है ऑब्वियसली। अच्छा, ऐसे में बड़ी एक अच्छी चीज़ ये है कि आप अपने बालकनी में एक मिट्टी का प्याला लेके उसके अंदर पानी ज़रूर रख लें ताकि जो परिंदों की हम बात करें वो भी वहाँ से पानी पी सकें। ठंडा पानी थोड़ी थोड़ी देर बाद आप उसको रिफिल कर दें तो बहुत बेहतर हो जाता है। ये एक सदका जारी है ऑब्वियसली। अच्छा, जो परिंदे भी आप बात कर रहे हैं वो भी उस पानी को उसको पूल ही बना लेते हैं, उसको पीते भी, उसे नहाते भी हैं। अगर आप देखें जो चिड़िया हैं, परिंदे हैं, तोते हैं जो बालकनी में आते हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है। चलें, ये अच्छी बात है, अपने लिए सब खुद अपना हल ढूंढ रहे होते हैं, जो कि एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ सामने आई है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और एक और दुनिया में बड़े मज़े के काम हो रहे थे, बड़े अच्छे काम हो रहे होते हैं, मैं ये कहूँगी, क्योंकि एक दूसरे का दर्द लोग महसूस करते हैं और उसके बाद उस पर मेहनत करते हैं। दुनिया भर में तकरीबन 2,65,000 अफराद ने वर्ल्ड रन चैरिटी में हिस्सा लिया है, जिससे $8.7 मिलियन की रकम जमा हुई है। ये रकम जो है रीढ़ की हड्डी की इंजरी और इसके इलाज के लिए तहकीक पर खर्च की जाएगी। और दुनिया के सबसे बड़ा जो रनिंग इवेंट है विंग्स फॉर लाइफ वर्ल्ड रन, 169 ममालिक में लोग बाहर निकले हैं और इस इवेंट में वो शरीक हुए हैं। 169 ममालिक में लोग बाहर निकले एक साथ और इस तरह से उन्होंने 7.8 मिलियन जो है तकरीबन रकम जो 193 टोटल कंट्रीज हैं दुनिया में और जो यूनाइटेड नेशन के बैनर तले वहाँ पर मौजूद हैं उनमें से एक बड़ी तादाद आप बता रही हैं कि 179 एग्जैक्टली। और लोग कितने खुश नजर आ रहे हैं कि उन्हें पता है कि वो एक नेक काम कर रहे हैं, एक अच्छा काम कर रहे हैं और किस तरह से उनका ये जो एक दौड़ है जिसको हम कह रहे हैं कि एक रनिंग, एक तरह से एक मैराथन हम इसको कह सकते हैं। इस तरह से देखिए विजुअल्स, कितने खूबसूरत विजुअल्स सामने आए कि एक दूसरे को लोग मोटिवेट कर रहे हैं और किस तरह से खुशी जो है वो भाग रहे हैं। फेस्टिवल इसको एंजॉय भी कर रहे हैं, साथ साथ एक और एक अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें और होनी चाहिए, बड़ा ज़रूरी होता है। अदरवाइज जो है ना, अक्सर हम ये कह रहे होते हैं कोई हमारे लिए कुछ कर दे, कोई हमारे लिए कुछ कर दे, बट एक्चुअली ये होता है कि आपने अपने लिए खुद कुछ करना होता है और जब सब मिल जाते हैं तो ये लोगों की पावर होती है जो हमें बताने की जरूरत है। यूनिटी, इससे यूनिटी कहते हैं। चलिए इधर आप कुछ खाने पीने की बात कर लेते हैं। हमने देखा कि पाकिस्तान में बड़े नहीं, मैं नाश्ता किया हुआ है, आपने तो प्रोग्राम से कुछ देर पहले नाश्ता किया। अच्छा, हम देखते हैं कि बड़े बड़े पिज़्ज़ाज, बड़े बड़े केक बनाने के मुकाबले होते हैं। अभी फ्रांस के बेकर्स ने दुनिया की सबसे लंबी डबल रोटी तैयार करने का आलमी रिकॉर्ड बनाया है। डबल रोटी की लंबाई 461 फीट है। इससे कबल ये रिकॉर्ड इटली के पास था, जहां क्रोमो शहर के बेकर्स ने 2019 में 435 फुट लंबी डबल रोटी बनाई थी। आलमी रिकॉर्ड अपने नाम करने के बाद फ्रांसीसी बेकर्स ने डबल रोटी शहरियों और बेघर अफराद में जो है तकसीम कर दिया। रिकॉर्ड बन गया और नेकी भी कमा ली कि नेक काम भी आपने साथ में ही कर लिया। कहते हैं यही लोग बड़े आगे जाते हैं फिर, है कि नहीं? तो इस्लामाबाद में भी ऐसा कोई होना चाहिए कि बड़ा पिज़्ज़ा बने और उसके बाद लोगों में तकसीम करें, हम भी जाएं जाके पिज़्ज़ा एंजॉय करें। डबल रोटी बना दें, पिज़्ज़ा तो चले, हाँ पिज़्ज़ा बन जाए तो और क्या ही बात है, लेकिन वो थोड़ा बजट फ्रेंडली कम ही होगा उसके लिहाज से।
चले जी, सऊदी अरबिया जी, बहुत अच्छी खबर है। सऊदी अरबिया खासी तरक्की कर रहा है, बहुत से जो मैदान है वहाँ पर हम देख रहे हैं। चीजें हम पहले आदिल होते हुए हम कहते थे पता नहीं सऊदी में ये चीजें होंगी नहीं होंगी, या पहले कभी नहीं हो, वो पहली मर्तबा बड़े ग्रैंड लेवल पे होती है। क्योंकि जो MBS है उनका जो 2030 विजन है उसके मुताबिक सऊदी आगे चल रहा है। वहाँ पर जी ओपरा जो है उसका इनकाद किया गया है, जिसमें 18 ममालिक के जो फनकार हैं उन्होंने परफॉर्म किया। ये ज़रकुल यमामा के नाम से होने वाला ये ओपरा अरब दुनिया का सबसे बड़ा ओपरा है, जिसमें जदेस कबीले की ज़रकुल यमामा की कहानी पेश की गई है। ज़रकुल यमामा सऊदी अरब का एक तारीखी और सकाफ़ती किरदार है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत हसीन थी और वो गहरी नज़र के साथ तवील फासले पर मौजूद चीज़ों को देख सकती थी। क्या बात है, ज़बरदस्त। वो नई चीज़ें, मैं वही जो मैं बात कर रही थी कि पहले हो नहीं रही थी, अब जब होना शुरू होती हैं तो हम देख रहे होते हैं कि बहुत ही ग्रैंड लेवल पे हो रही होती है। विजुअल्स भी जिस तरह से हम देख रहे हैं, लोगों ने भी ज़ाहिर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, और ऐसे में हिस्ट्री के बारे में भी आपको जानने का बहुत ज़्यादा मिलता है। जी, अब आगे बढ़ते हैं और वक्त आ जाता है एक ब्रेक का। रहिए हमारे साथ। नई स्टोरीज जब सामने आ रही होती है बड़ी खुशी होती है। चंद रोज़ पहले हमने खबर शेयर की थी और जाहिर है हमने जावेद साहब से बात भी की थी कि किस तरह से पाकिस्तान की जो सैटेलाइट है, वो चीन का मिशन जो है, वो पाकिस्तान की सैटेलाइट पहली मर्तबा चांद के जो डीप स्पेस है वहाँ पर वो पहुँचेगी और वहाँ से इमेजेस लेकर वापस आएगी। सो iCube कमर, इस मिशन की हम बात करते हैं। तारीखी मिशन जो है वो 3 से 4 बजे के दरमियान लैंड करेगा, जिसके साथ ही पाकिस्तान उन चंद ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा जिन्होंने चांद पर मिशन भेजे हैं। और लैंडिंग के बाद सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम के ऑपरेशनल होने से पहले तमाम ज़ेली निज़ामों की तस्दीक में तकरीबन 1 हफ्ता लग सकता है और चांद की पहली तस्वीर 15 या 16 मई तक मौसूल हो सकती है। और इसके बाद चांद के मौसूल होने वाली तस्वीरें जो होंगी उन पर तहकीक का आगाज़ होगा और जिससे चांद के बारे में बहुत मुफीद जो मालूमात हैं वो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँच जाएगी। अच्छा, अब ये जो चीज़ है, लोग अब बहुत सारा बातें भी कर रहे हैं जी, चीन का मिशन था, पाकिस्तान ने क्या कमाल कर दिया, बस सैटेलाइट बनाना और उसके बाद कोलैबोरेशन करना और उसके बाद चांद पर भेजना और डीप स्पेसेस में भेजना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो लोगों का क्रिटिसिज्म अपनी जगह पर, लेकिन जरा उन होनहार लोगों से मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया है। तो इस प्रोजेक्ट के डिजाइनर सैयद जो आजिश अली है, नाम बड़ा यूनिक सा इनका, वो हमारे साथ मौजूद है और सिस्टम इंजीनियर माहीन जुल्फ़िकार हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? अच्छा जी, पहले तो ये जो लोग बोलते हैं, मैं चाहूँगी इस बात को ज़रूर एड्रेस करें, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पे अप्रिसिएशन भी बहुत ज़्यादा थी और ज़ाहिर है हम सेलिब्रेट करें, ये एक अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए। बट कुछ लोग, ये तो चीन का मिशन था, हमने तो बस अपनी सैटेलाइट साथ भेज दिया है, देयर लाइक कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो रही। क्या कहेंगे उन लोगों के बारे में? अच्छा, मुझे लगता है कि अभी जो हमारी सिचुएशन है इसके अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम उन चीज़ों को हाईलाइट करें जो एक्चुअली हमारे नेशन के लिए एक प्राउड मोमेंट है। जहाँ तक बात है ये प्रोजेक्ट की कि ये चाइना का है या पाकिस्तान का है, तो हमारी बहुत सी फ्रेंडली ताल्लुकात रह चुके हैं चाइना के साथ, जो कि अभी भी हैं। और इसके अंदर जितनी भी हमारी छांगी 6 के अंदर iCube Q जो हमारे साथ जो हमारा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर सारी डिज़ाइन और डेवलपमेंट राइट फ्रॉम इट्स प्रपोजल पाकिस्तान के अंदर हुआ है। उसको पाकिस्तान की फैकल्टी, स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, उन्होंने बहुत मेहनत के साथ इसको इस जगह तक पहुंचाया कि वो सारी टेस्टिंग्स को पास करके आज चांद के ऑर्बिट तक पहुंच जाएंगे। इस पे ये भी बताएं कि हम नासा की तस्वीर पे रिलाई करते रहे हैं, उस पर रिसर्च करते रहे हैं, लेकिन अब ऐसे एरिया को एक्सप्लोर करेगा हमारा सैटेलाइट जो पहली बार होगा, जहाँ अभी तक कोई नहीं पहुँचा, तो ये कितना बेनिफिशियल होगा हमारे लिए और दुनिया के लिए भी। एक्चुअली देखें, ये जो सैटेलाइट को मून को एक्सप्लोर करने के रिलेटेड बात की जा रही है कि हम नासा की सैटेलाइट जो पिक्चर्स हैं उन पे लाई कर रहे हैं। एक्चुअली जो मून की फार साइड है जो अर्थ से विजिबल नहीं होती, क्योंकि मून की जो सिंक्रोनस मोशन है इसकी वजह से जो फार साइड है ये हमें अर्थ से विजिबल नहीं होती। अब हमारी सैटेलाइट का जो काम है कि वहाँ की जो पिक्चर्स होंगी उसके रिलेटेड जो डेटा होगा फार साइड का वो हमें मिलेगा, और दूसरा जो सैटेलाइट मून के ऑर्बिट में मूव करेगी इसकी जो मून की मैग्नेटिक जो फील्ड है उसको डिटेक्ट करेगी और हमें यहाँ एक मून का जो मैग्नेटिक मॉडल होगा वो हम यहाँ एक अपना बना सकते हैं। और दूसरा जो हमें पिक्चर्स रिसीव होंगी इसके रिलेटेड, क्योंकि अक्सर क्योंकि स्पेस साइंस की तरफ हमारा यूनिवर्सिटी का रुझान है, हमारे स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट है, जो लोग इसमें मास्टर्स और PhD कर रहे होते हैं उन लोगों को अपनी रिसर्च के लिए एक डेटा सेट मिल सकता है, जो डेटा सेट वो एनालाइज करेंगे, उसके रिलेटेड अपने मेथड, कुछ एल्गोरिदम्स, कोई अपनी जो सजेशन
सजेशंस देंगे उन रिसर्च के अंदर, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो ये डेटा होगा ये हमारे लिए ज़रूरी होगा, क्योंकि जो दूसरी सैटेलाइट्स हैं, जो दूसरे ममालिक की सैटेलाइट हैं, क्योंकि वो अपना डेटा कम्प्लीटली शेयर नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी रिसर्चर्स को प्रॉब्लम होती है। अगर हमारा अपना डेटा होगा तो हमारे रिसर्चर को इसके रिलेटेड प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। और ये बहुत अचीवमेंट है कि आप डाटा लेकर आ रहे हैं और आप डाटा किसी को दे रहे हैं, कोई आप पे डिपेंड कर रहा है, ना कि हमेशा की तरह आप दूसरों पर डिपेंड करें। सो इंडिपेंडेंट होना हर फील्ड में, स्पेस की दुनिया में हमारे लिए एक अचीवमेंट की बात होनी चाहिए और बहुत ज़रूरी भी है साथ साथ। अच्छा माहिन, जिस तरह से बाकी ममालिक की भी बात करें आदेश, ऐसे में जो इंडिया का मिशन गया था, थोड़ा सा मैं चाहूँगी आसान अल्फाज में आप लोगों को ज़रूर समझाएं एग्जैक्टली उस खलाई मिशन में और ये जो पाकिस्तान का मिशन है, इसमें क्या फ़र्क है? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान का ये मून का फर्स्ट मिशन है, तो पाकिस्तान अभी एक इनिशियल स्टेजेस के अंदर है इन रिलेटेड टू लूनर मिशंस। तो हमारे जो इस मिशन के अंदर है, जिस तरह अभी आपको बताया गया कि इसके अंदर 2 ऑप्टिकल कैमरास इंस्टॉल्ड हैं, इसके अलावा जो इसकी मैग्नेटोमीटर इसके अंदर इंस्टॉल्ड हैं, जो कि हमें मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अर्थ की और मून की मैग्नेटिक फील्ड में बहुत डिफरेंस है। मून की मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होती है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट इट। तो हमें सबसे पहले ये पता चलेगा कि मून की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है कितनी, क्या है, उसकी मैपिंग किस तरीके से है। और इसके अलावा अब आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि स्पेस एक्सप्लोरेशन की तरफ पाकिस्तान भी मूव कर रहा है, राइट फ्रॉम अर्थ सेटेलाइट्स टू अब वो मून की सेटेलाइट की तरफ मूव कर रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता आगे बहुत से ऐसे एवेन्यूज़ हैं जिसके अंदर पाकिस्तान मूव कर सकता है। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग ये चीज़ है लोगों के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए भी उनकी, कि जो मिशन है ये चांद के मरदार के गिर्द घूमेगा, ना कि उस पर लैंड करेगा। जिस तरह नासा अभी वहाँ पे रेलवे ट्रैक भी बना रहा है, हम ये बहुत सी खबरें इस तरह देखते हैं। नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार वहाँ जाकर जो है झंडा लहराया अपनी कंट्री का। ये बता दें कि कौन सा कब पहला पाकिस्तानी वहाँ जाकर पाकिस्तानी जो नेशनल फ्लैग है उसको लहराएगा? जैसे अभी मैं आपसे बता रही थी कि जो ये सैटेलाइट है इसने सिर्फ ऑर्बिट करना है, इसका मिशन ही इस तरीके का डिज़ाइन किया गया है कि इसने चांगे 6 के थ्रू लॉन्च होना है और फिर इसने अर्थ के ऑर्बिट से निकल के मून के ऑर्बिट के अंदर एंटर होना है। तो ये वैसे भी एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है और थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस होता है अर्थ की सैटेलाइट से, क्योंकि इसको वैसे भी 4 से 5 दिन लगते हैं पहुंचने के लिए, और उसके बाद जब ये पहुंच जाता है तो इसकी वैसे ही डायनामिक्स थोड़ी अर्थ की सैटेलाइट से डिफरेंट होती हैं। अब इस तरह क्योंकि ये पहला मिशन है, इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बड़ी, क्योंकि एक छोटी सैटेलाइट है, क्यूब सैट्स हम वैसे भी एक छोटी सैटेलाइट्स को कहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बड़ी सैटेलाइट्स की तरफ मूव किया जाएगा और फिर उसके बाद क्योंकि ये अनमैन्ड मिशन है तो आहिस्ता आहिस्ता मैन्ड मिशन की तरफ मूव किया जाएगा। आज कितना चैलेंजिंग था? अब जरा इसके मेकिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें, क्या चैलेंजेस थे? देखें, आउटर स्पेस में जिस तरह अगर सेटेलाइट की बात की जाए तो इसके अंदर डिफरेंट इंजीनियर्स का रोल अदा होता है, जिसमें कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होते हैं, एरोस्पेस इंजीनियर्स होते हैं, एवियोनिक्स इंजीनियर होते हैं, स्पेस साइंटिस्ट। कितनी बड़ी टीम थी? हमारी टीम जो हमारी लैब है उसके अंदर हमारे जो इंजीनियर्स है हमारे 7 to 8 लोग थे जो इस पे फुल टाइम काम कर रहे थे। दूसरा, क्योंकि कुछ सब सिस्टम्स होते हैं जिनमें हमें हेल्प चाहिए होती है, हमें स्टूडेंट जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है, और दूसरा जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स थे डब्ल्यू डिपार्टमेंट के, उनने इसके साथ काफ़ी कोऑपरेट किया। और चैलेंजेस की अगर बात की जाए तो देखें, जो अब ऐसा कोई मिशन होता है जिसके अंदर आपको क्योंकि काफ़ी माइन्यूट चीज़ों को देखना पड़ता है, जब आउटर स्पेस में जाते हैं हमारे पास चांसेस कुछ भी नहीं होते, उसने ऑपरेट करना होता है। अगर कोई एक सब सिस्टम भी इसका ऑपरेट ना करे तो हमारी सैटेलाइट फंक्शनल नहीं होगी। इन सब चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखा जाए, इन चीज़ों को देख के, तो काफ़ी चैलेंजेस हमने देखे रिलेटेड टू इसका जो कम्युनिकेशन सिस्टम की बात की जाए, इसका पावर सब सिस्टम था। अगर आप ऑन बोर्ड कंप्यूटर की बात करें, जिससे आप ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, और जो सबसे ज़्यादा टास्क मुश्किल होते हैं उसके एटीट्यूड और को कंट्रोल करना स्पेस के अंदर, वो चीज़, तो इन सब चीज़ों को, उसके अलावा इसका मटेरियल इंजीनियर्स जो इन्वॉल्व थे, तो ये चीज़ें चैलेंजिंग रही हैं। लेकिन जो हमारे डायरेक्टर्स थे उनकी हेल्प बहुत ज़्यादा थी, उनकी तरफ से हमें गाइडेंस बहुत अच्छी मिली है। अच्छा, इस पर काफ़ी टाइम से भी काम हो रहा था। 2013 में हमने रशिया के साथ मिलकर ज़मीन के मदार का चक्कर लगाया था हमारे सैटेलाइट ने। अब हम चांद के गिर्द पहुँच गए, सूरज के गिर्द कब जा रहे हैं? वैसे तो ज़मीन सूरज इस टाइम नीचे आया हुआ है, जाने की जरूरत नहीं है। हम कोई तैयार करें, कोई आप ऐसा विषय ठीक है जो मैंड मिशन हो, और उसके बाद हमें आदिल को वहाँ भेजते हैं, ठीक है? इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ मूव करें हमारे पास, क्योंकि ये स्टार्टिंग है तो इंशाल्लाह किसी दिन जरूर देखें। नहीं, मैं कह रही हूँ, लेकिन फिलहाल तो सूरज नीचे आया हुआ है, आपको जाने की जरूरत नहीं है जितनी गर्मी है इस टाइम। तो भेजने में सच कह रही हूँ। नहीं, अगर बात करें ना इस चीज़ को भी लेके कि सूरज पे, अभी हम तो मतलब इस चीज़ को ऐसा ना हमारे अभी कहते ना कि एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि ऐसी चीज़ हो सकती है, लेकिन इन फ्यूचर लोग इनको करेंगे अकम्प्लिश, उसके बाद यू नेवर नो, देखिए बहुत कुछ हो रहा है इस दुनिया में और अनएक्सपेक्टेड भी। चांद पे जाने का भी किसी ने सोचा होगा, लेकिन देखें कि वहाँ लोग पहुंचे और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल कहते हैं सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, डेफिनेटली हमने मिलकर उसको एक्सप्लोर करना है दुनिया में। जिस तरह अभी चैलेंजेस की बात हो रही थी तो इसके अंदर मैं ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि हम जिस तरह अभी 2013 की क्यूबसैट की बात हुई है,
तो उसके अंदर भी जो टीम इन्वॉल्व थी वही टीम अब हमें गाइड कर रही थी। तो उनके अंदर उनके पास ऑलरेडी सेटेलाइट के डेवलपमेंट का, क्यूबसाइट की डेवलपमेंट और सारे प्रोसेस का बहुत एक्सपीरियंस था। तो हमारे साथ जो भी फैकल्टी इन्वॉल्व थी उन सब ने हमें बहुत गाइडेंस दी, स्पेशली डॉक्टर रेहान, बिकॉज आई वाज अंडर डायरेक्ट हिज कमांड। तो उन्होंने बहुत हमें हेल्प की, उन्होंने बहुत गाइड किया, डॉक्टर खुर्रम, डॉक्टर कमर, तो ऑल ऑफ द कोर मेंबर उन्होंने हमें इतना ज़्यादा गाइड किया। तो इसलिए हमें चैलेंजेस शायद उतने नहीं फेस करने पड़े जितने एक बिल्कुल ले मैन को स्टार्टिंग से करने पड़े, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस टीम मौजूद थी। और सपोर्ट जाहिर है, वो एक्सपीरियंस टीम आपके साथ है तो सपोर्ट बहुत मैटर भी करी होती है। लेकिन आप लोगों के भी तो देखें, माशाल्लाह इतनी यंग एज में हमारे पास इतने टैलेंटेड लोग हैं पाकिस्तान में कि आज पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बात हो रही है। अच्छा आदिश, अब थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि ज़ाहिर है टेक्निकली तो आप चीज़ों को समझाएंगे साथ साथ, लेकिन आम इंसान के लिए थोड़ा सा हमें ये समझाएं कि किस तरह से आज क्या ये सैटेलाइट अलग होगी और उसके बाद किस तरह से ये वर्किंग करेगी और किस तरह से इमेजेस लेके ये वापस आएगी। देखें सैटेलाइट आज हमारी होप सो ये है कि सेकंड टाइम तक, क्योंकि 5 दिन आज कंप्लीट हो रहे हैं इसको, और ये मून के ऑर्बिट में इंटर होगी। जो चेंग E6 मिशन है, इसके साथ जो हमारी सेटेलाइट है, इसके साथ जो बाकी सेटेलाइट हैं स्टफ, हमारे पास फ्रेंच सेटेलाइट है, उसके बाद इटली की है और स्वीडिश की है, उनसे यह इलादा होकर मून के ऑर्बिट में मूव करना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले जो हमें जो डेटा रिसीव होगा, इसका सबसे पहले ये चीज़ हमें पता चलेगी, जो डेटा रिसीव होगा इसके रिलेटेड होगा कि सेटेलाइट ने अपने आप को एक एटीट्यूड पे बैलेंस कर लिया है। उसके बाद लेटर ऑन जो सब सिस्टम्स होते हैं सेटेलाइट के इसके सोलर पैनल्स जो हैं वो डिप्लॉय हो चुके हुए हैं, बैटरी हेल्थ क्या है, सेटेलाइट का टेम्परेचर क्या है, एंड ये काफ़ी पैरामीटर्स हैं। चलिए शॉर्टली सिर्फ ये बता दें, क्या ये मनाजिर भी जो हमारे नाजरीन हैं वो देख सकेंगे लाइव मनाजिर, जिस तरह लॉन्चिंग के मनाजिर देखे थे लोगों ने घर बैठ के, ये भी देख पाएंगे? हमें 15 मई तक हमें इसके रिलेटेड पिक्चर्स मौसूल हो जाएंगी, जो हमारे पास कंप्लीट डेटा होगा, जिसमें एक कंप्लीट पिक्चर हमें रिसीव हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है, हम वो पिक्चर्स भी आपको शो करेंगे जो हमारी सेटेलाइट ने मून की फार साइड की ली होगी, और वो जब हम पिक्चर शो कर देंगे तो ये हमारी अचीवमेंट सबसे पहले यही होगी कि हम इस मिशन में पूरा पाकिस्तान इंतजार में बैठा हुआ है कि कब पिक्चर सामने आएंगी, क्योंकि जब एक दफ़ा हमारी सेटेलाइट जैसे ही इजेक्ट होती है तो वो स्टेबल फॉर्म में नहीं होती, उसको थोड़ा टाइम लगता है अपने आप को स्टेबल करने में और अपने सारे सब सिस्टम्स की हेल्थ को मॉनिटर करने में। तो इट विल टेक सम टाइम अराउंड अ वीक, जब तक वो अपने आप को स्टेबल कर लेगी, और जब वो स्टेबल कर लेगी देन इट विल स्टार्ट कम्युनिकेटिंग। माहिन, लास्ट में ये ज़रूर बताएं कि जिस तरह आप लोग, मैं कह रही हूँ कि किस तरह से पाकिस्तान का टैलेंट है, अपनी यंगस्टर्स हैं, वो अपनी एनर्जी को, अपने टैलेंट को एक प्रोडक्टिव वे में वो चैनलाइज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। स्पेस की दुनिया में इस फील्ड की अगर बात की जाए तो आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं? अपने आप को आप दोनों सामने रखें, और स्पेशली जो आपकी टीम वहाँ पर मौजूद थी उसको देखते हुए कितनी होप है हमारे पास? जैसे मैं अभी यही बता रही थी कि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत अभी आजकल की सिचुएशन के अंदर पॉजिटिविटी की है। जो ये सेटेलाइट लॉन्च हुई है, या जो पहले भी सेटेलाइट्स लॉन्च हुई हैं, इसके वजह से मुझे लगता है जो हमारे यंगस्टर्स हैं, ये जो इस फील्ड में आना चाहते हैं लेकिन उनको लगता था कि पाकिस्तान में स्पेस का कोई फ्यूचर नहीं है, तो हम इस तरफ क्यों मूव करें, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी होप और एक पॉजिटिविटी का मैसेज गया है कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत टैलेंट है, पाकिस्तान के अंदर बहुत मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बस आपको पॉजिटिव रहना है, मेहनत करनी है एक चीज़ की तरफ, तो ऑफ कोर्स आपके लिए बहुत से एवेन्यूज़ हैं, आप स्पेस के अंदर बहुत आगे जा। बड़ी खूबसूरत बात कि अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आपको क्रिएट करनी पड़ती हैं, हमेशा आपको प्लेट में रख के नहीं मिलती, या आप उसको एक्सप्लोर करते हैं या आप उसको खुद से क्रिएट करते हैं, अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं। माहिन, थैंक यू सो मच। आदिश, थैंक यू सो मच। इसके रिलेटेड ये होगा कि जब इस तरह के मिशंस होते हों तो हमें खासकर अपनी जो कंट्री है, इन सब लोगों को चाहिए कि इनकरेज करें, क्योंकि जो इनकरेजमेंट होती है, एक पॉजिटिविटी जब वेरी इंपॉर्टेंट फील करता है ना, तो उस चीज़ से उसका जो टैलेंट होता है, जो वो उस चीज़ में फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है, तो उसे मजीद देखो जो ये जो तमाम लोग बैठ के बातें कर रहे हैं अभी सोशल मीडिया पे, ये ट्रेंड चला रहे हैं, और ये मैं देख रही थी इतनी नेगेटिविटी नजर आई कि आप जो बात कर रहे हैं कि जो चाइना का मिशन था, हमने तो सेटेलाइट, आप एक सेटेलाइट बना के बता दें, आप एक सेटेलाइट बनाएं और इन सब लोगों को बिठाकर आप चांद पर भेजिए, ये बहुत अच्छा हो जाएगा है। लेकिन जब हमने एक प्रपोजल सबमिट किया, इसके अंदर एप्सको के जो मेंबर्स थे वो काफ़ी कंट्रीज थी, जिसके अंदर इवन साउथ कोरिया और हमारे पास थाईलैंड और यूके की काफ़ी स्टेट्स थी, लेकिन हमें एक मौका मिला, हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ, हमारे अंदर ऐसी कैपेबिलिटी थी तो एक्सेप्ट हुआ ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। पॉजिटिव रहे, फ्री लॉन्च कोई अपने यंग टैलेंट को प्रमोट करें, उनको सपोर्ट करें, ताकि वो कुछ इससे बेहतर, इससे नया करने
फिर वो अज़्म रखें। ऐसे लोग डिस्करेज हो जाते हैं और जो करना होता है वो भी नहीं कर पा रहे होते। माइन बहुत शुक्रिया आदिश, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन हम बढ़ेंगे एक ब्रेक के जानिब, स्टे विद अस। आपकी एक ऐसे टैलेंटेड टीचर से मुलाकात करवाएंगे जो कि ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड पर बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं जी एडवांस टीचिंग मेथड होना चाहिए, और वो जो टीचिंग मेथड है सारी मेथड वो खुद बनाएंगे कि किस तरह बच्चों का इंटरेस्ट उन्होंने डेवलप करवाना है, और बहुत ही दिलचस्प अंदाज से वो बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा, वो करते क्या है कि बोर्ड पर खूबसूरत ड्राइंग्स और खाके बनाते हैं जिसकी मदद से बच्चे बासानी सीखते हैं और तालीम के जेवर से आरास्ता होते हैं। हम बात कर रहे हैं उमरकोट के सरकारी स्कूल टीचर किशोर कुमार की, जो हर मौजू को आर्ट की जुबान देने की सलाहियत रखते हैं, जिसकी वजह से बच्चे उनके पढ़ाने का अंदाज बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, अब दिलचस्प तरीके की वजह क्या बनी और उसके बाद बच्चे अब कितना इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, बच्चों की लर्निंग एबिलिटीज़ जो हैं वो कितनी इन्हांस हुई है, इस हवाले से बात करेंगे। किशोर कुमार इस हमारे साथ मौजूद है। किशोर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। किशोर साहब, कैसे ख्याल आया कि ये टीचिंग मेथड चेंज करने की ज़रूरत है और अब नए आइडियाज़ लेकर आने की ज़रूरत है और बच्चों को उनकी जो लर्निंग एबिलिटीज़ है उन पे काम करने की ज़रूरत है? जी, मैं तो बच्चे जो हैं, जो पुराना तरीका होता है वो किताबों से वर्बली पढ़ाते थे तो बच्चे इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। तो ऐसा हुआ है कि तो अल्लाह ताला ने जो मैंने गिफ्ट दिया है, आर्ट दिया है, तो मैंने सोचा कि ये बच्चे को मल्टीमीडिया के थ्रू, हालांकि हमारे पास गांव में रिसोर्सेज तो नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने जो मुझे गिफ्ट दिया, आर्ट दिया है, तो मैं ड्राइंग आर्ट बना के तो बच्चों को लेक्चर देता हूँ। पहले मैं खाके बनाता हूँ, उसके बाद मैं बच्चों को लेक्चर देता हूँ। इसमें क्या है कि बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेते हैं और ज़्यादा सीखते हैं और एक्टिविटी भी हो जाती है बच्चों की। मतलब यहाँ पर ये बात साबित हुई कि अगर आप कुछ करना चाहें, रिसोर्सेज ना भी हो तो आप कर लेते हैं। आपने एक आइडिया खुद से सोचा और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं, ये आर्ट आपने खुद कहाँ से सीखी, कहाँ से आपको इंटरेस्ट पैदा हुआ? जी, ये गॉड गिफ्टेड है, मैंने कहीं से सीखा नहीं है, बस बचपन में शौक था। और 6वीं 7वीं 8वीं में मैं जब पढ़ता था तो मुझे बहुत शौक होता था, तो मैं प्रैक्टिस करते करते मेरा जो है ये आर्ट मेरा अच्छा हो गया। अच्छा, तो जाहिर है देखिए आपके पास जब एक टैलेंट है, आप ये कहने के बजाय कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, कहीं से आपको फंडिंग, वो भी जरूरी होती है फंडिंग एंड ऑल दैट, बट आपका जो अपना टैलेंट है आप उसको किस तरह से आगे यूटिलाइज करते हैं, ये बहुत चीज़ मैटर करती है। अच्छा, आप ज़रा बताइएगा किशोर साहब, अगर कंपैरिजन किया जाए कि वो बच्चे जो कि एक ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड के थ्रू पढ़ रहे होते हैं, जो हमारा रवायती पढ़ाने का तरीका है, और वो जो कि आपके तरीके के मुताबिक पढ़ रहे होते हैं, बच्चों की एबिलिटीज़ में, उनके सीखने में कितना फ़र्क आया है? ये बहुत फर्क आया है। ये बच्चों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और हमारी बच्चों की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि वो घर जाते हैं अपने दोस्तों को भी बताते हैं, देखो हमारे पास बहुत अच्छा आर्ट बना टीचर आया है, फिर ड्राइंग बनाते हैं, क्योंकि बच्चों को ड्राइंग जो है ना वो बच्चों को बहुत इंटरेस्ट दिलाती है। ड्राइंग बना के बच्चों का आगे, ड्राइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। आपको पता होना चाहिए, ड्राइंग बना के ये होता है प्रैक्टिकली, ये बच्चे प्रैक्टिकली तो सीखते हैं। बच्चे जब देखो ना, इसको विजुअल लर्निंग भी कहते हैं। विजुअल लर्निंग जो बोर्ड पे ड्राइंग बना के जो बच्चों को हम पढ़ाते हैं, बच्चे इसमें वो ज़्यादा सीख जाते हैं, वो कभी भूल नहीं सकते इसको, वो टॉपिक उनके जहन में बैठ जाते हैं। तो ऐसे समझे हमारे रिसोर्स नहीं है, मल्टीमीडिया के थ्रू मैं ऐसे समझा मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ बाय हैंड आर्ट के जरिए। ऐसे में आपके इर्द गिर्द जो टीचर्स हैं वो भी क्या इंस्पिरेशन ले रहे हैं इससे? क्या उन्होंने भी वो टीचिंग मेथड अडाप्ट करने की कोशिश की है अभी, या वो भी उसी तरह ही पढ़ा रहे हैं और सिर्फ आपकी क्लास के जो बच्चे हैं जो सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं सिर्फ वही इससे जो है बेनिफिट हो रहे हैं? जी, उनकी लाजमी है, उन लोग को भी शौक होता है, इंटरेस्ट होता है कि हमारे जो मैं क्लास में नहीं पढ़ाता हूँ, जो वो बच्चे में उन टीचरों को फोर्स करते हैं कि हमें भी ड्राइंग बना के पढ़ाओ। लेकिन वो टीचर, मैं भी उनको सिखाता हूँ टीचरों को, तो हेल्प करता हूँ, गाइड देता हूँ, और मैं बोलता हूँ भाई आप कोई खाके बना के, कोई भी खाका, मतलब जो भी टॉपिक हो उनके आप लाजमी नहीं सेम टू सेम बनाए, लेकिन ऐसा हो कि कुछ मिलता जुलता हो, लेकिन बच्चे उसमें इंटरेस्ट लें। अब जो आपका हाथ खुद सेट हो जाएगा, मैं भी उसको गाइड करता हूँ, उसकी हेल्प करता हूँ टीचरों की। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप उनको ट्रेन कर रहे हैं, ये नहीं कि अच्छा मैं ही सिर्फ रहूं और मैं लाइमलाइट में, आप बच्चों के बारे में सोच रहे हैं और आप उन टीचर्स को साथ साथ ट्रेन भी कर रहे थे। अच्छा, बच्चे क्योंकि इतना ज़बरदस्त आपका आर्ट वर्क है किशोर साहब, बच्चे क्या आर्ट वर्क में भी अब अच्छे होते जा रहे हैं? क्योंकि वो चीज़ तो जाहिर है सीख रहे हैं अपने हिस्ट्री के बारे में भी और जो टॉपिक आप पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन क्या जिस तरह एक तरह से तो ये आर्ट क्लास भी होगी कि डेली बेसिस पे अगर वो आर्ट के थ्रू सीख रहे हैं तो क्या बच्चों का आर्ट में भी दिलचस्पी पैदा हो रही है? ये बहुत इंटरेस्ट पैदा हो रहा है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैंने जो 5वीं क्लास जो पास आउट करवाया है, वो अभी तक मेरे हाई स्कूल में गए, लेकिन अभी तक मेरे पास आ रहे हैं।
लेकिन मेरी प्राइमरी स्कूल के बगल में हाई स्कूल है, लेकिन वो बच्चे आ रहे हैं डेली मुझे कह रहे हैं सर हमारे पास आए, हमारा पीरियड लें, कि हमारे ड्राइंग बनाते नहीं है, हम ऐसे पढ़ते हैं समझ में नहीं आती, तो मुझे फोर्स कर रहे हैं अब हमें ड्राइंग के थ्रू पढ़ाएं, आप हमारे को बहुत याद आते हो जी। ठीक है, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और महकमा तालीम सिंध जो है उसका क्या रिस्पॉन्स है? मैं तो साइंस से इंग्लिश है, साइंस इंग्लिश पढ़ाता हूँ, क्योंकि साइंस में तो लाजमी है, उसमें डायग्राम होती है, डायग्राम के थ्रू बच्चे सीख नहीं सकेंगे बगैर, तो डायग्राम बना के मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ साइंस, तो सब ज़्यादा समझ में आती है। इंग्लिश में कोई भी टॉपिक होता है तो वो भी मैं ड्राइंग बना के बच्चों को सिखाता हूँ, जो लेसन हो टॉपिक को मैं लेकर देता हूँ। बाकी सिंध हुकूमत की तरफ से मुझे रिस्पांस एप्रिशिएट मिला है मुझे, नाम क्या है एजुकेशन मिनिस्टर का, बाकी चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का जो ट्विटर अकाउंट है उसमें मुझे एप्रिशिएट मिला है और रीट्वीट भी किया है, और सिंध हुकूमत ने भी अपनी पोस्ट मैंने रीट्वीट की थी, उसमें एप्रिशिएट मुझे मिला है। अच्छा, और बच्चों के पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्स है, साथ साथ ये भी बताइएगा। बच्चे पेरेंट्स जो मेरे पास आते हैं वो मुझे दुआएं देते हैं और मुझे मिलते हैं, हाल वगैरह पूछते हैं, बोलते हैं हमारे पहले बच्चे बहुत इंटरेस्ट नहीं लेते थे। ठीक है किशोर साहब, जाहिर सी बात है पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, और ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो टीचर्स हैं, काबिल टीचर्स, वो मेहनत पे यकीन रखते हैं और वो खुद दिलचस्पी डेवलप करने के लिए रिसोर्सेज का वेट नहीं करते, बल्कि अपने टैलेंट को आगे लेकर आते हैं। बिल्कुल ऐसे किशोर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अच्छा जी, अब लेकर चलते हैं आपको कोयटा, जहाँ पर शुएब इस वक्त मौजूद हैं, और वहाँ पर जैसे उनको खाने पीने का आदिल बहुत ज़्यादा ही शौक है, और अक्सर उनका दिन की शुरुआत खाने से होती है और फिर उसके बाद खाने पे इख्तिताम हो रहे होते, तो वहाँ की कोयटा की फेमस आइसक्रीम कौन सी है, किस तरह से वो बनती है, आइए आपको दिखाते हैं। हम पहुंच चुके हैं कोयटा के अलमदार रोड पर। तलाश है हक आइसक्रीम की, वो छोटी सी फैक्ट्री जो तकरीबन पूरे शहर को आइसक्रीम सप्लाई करती है। लेकर चलते हैं आपको इस फैक्ट्री, दिखाते हैं एक दिन में कितनी आइसक्रीम ये बनाते हैं, और जो बनाने वाली है उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं, क्या है पूरी की पूरी कहानी, वो मेहनत, वो लगन, वो कई सालों का सफर, कि आज कोयटा में शायद ही कोई होगा जिसने हक आइसक्रीम ना खाई हो, और कौन कौन है जो कोयटा आता है और हक आइसक्रीम खाए बगैर नहीं जाता। मेरे साथ रहिए। पहुंच चुके हैं हम उस छोटे से कमरे में जहां बन रही आइसक्रीम, और ताज़ा ताज़ा आइसक्रीम तैयार हो चुकी है, और कहते हैं ना ताज़ा का तो मज़ा ही कुछ और होता है। वाह, सो क्रीमी। आप चेक करते हैं इसको जी, लुक्स लाइक इट्स कॉफ़ी फ्लेवर, लेट मी ट्राई। सही बात है, हक आइसक्रीम ने आइसक्रीम का हक अदा कर दी है। अब आपको दिखाते हैं वो मशीन जो कि पहले इस्तेमाल होती रही है। तो जनाब, ये है एक ऐसी मशीन, अब इस्तेमाल नहीं हो रही है, लकड़ी का इसका एक कहना चाहिए कि बकेट सी है। ये कितना अरसा इस्तेमाल हुई, इसमें कितने अरसे आइसक्रीम बनती रही, इसकी बात तो हम करेंगे सो करेंगे, लेकिन आज हम वो कहानी शेयर करते हैं कि तकरीबन 33-34 साल पहले जब आइसक्रीम बनाई थी लुबना फारूक साहिबा ने। तो आज साथ मौजूद लुबना साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जी आप? ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। कब ये ख्याल आया कि मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ, इतनी अच्छी आइसक्रीम बनाती हूँ, तो क्यों ना बिजनेस किया जाए? कुछ हालात पर डिपेंड करता है, हालात कुछ ऐसे हो गए, फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे आइसक्रीम का काम आता है। मैं 5 साल, तकरीबन 6 साल के बाद मैंने ना आइसक्रीम का काम इनसे कहा, मैंने इनसे शेयर किया। मैंने कहा आप जो है ना मुझे चीज़ें ला कर दो, मैं आइसक्रीम बनाऊँगी। तो फिर ऐसे करते करते अल्लाह का नाम लेकर मैंने ये काम शुरू किया, अल्लाह पाक ने मुझे कामयाबी दी। अच्छा, वैसे में जब आपने सोचा कि आप ज़रा इसको आगे बढ़ाना है, स्कूलों से भी आगे बढ़ाना है, तो पहला जो स्टॉल लगा, आपके हस्बैंड लेके जाते थे आइसक्रीम?
जी हम लोग पूरी, हमारे पास एक सुजुकी थी, उसमें हम लोग सारा सामान, मेरे वर्कर, मेरे बंदे जो काम करते थे, मैं उनको सबको साथ लेके जाती थी। साथ में मेरे हस्बैंड होते थे, ये मेरे बच्चे जो होते ये घर में होते थे, मैं सारा सबको साथ लेकर चलती थी। और जब ये उधर जाते थे, आइसक्रीम ख़त्म हो जाती थी, हम लोग साथ साथ फ्रेश आइसक्रीम बना कर देते थे। रेसिपी बड़ी ख़ास है आपकी, शेयर नहीं करती आप, ऐसा ही है? ये शेयर तो नहीं की जाती ना। अच्छा, बेटे को भी पता होगा, हस्बैंड को भी पता होगा, बेटी को भी, लेकिन और किसी को नहीं? वो इसलिए कि मेहनत मैंने की है, ये मेहनत तो इतनी आसानी से नहीं किसी को दी जा सकती। आपको किसने सिखाई थी? मुझे अल्लाह ने। मशीनें बदलती गई, वक्त बदलता गया, टेस्ट नहीं बदला, ऐसे ही? जी जी बिल्कुल, टेस्ट जैसे पहले भी था, आज भी वही टेस्ट है। और इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है, जब तक हमारा ये कारोबार है, इंशाल्लाह आप लोगों को इसी तरह का टेस्ट मिले। आज कोयटा में कहाँ कहाँ जाती है हक आइसक्रीम? माशाल्लाह बहुत सारे स्पॉट बने हुए हैं जो हम से ले जाके बेचते हैं और अपनी रोज़ी कमाते हैं। तो इस वक्त इंशाल्लाह मैरिज हॉल्स हैं, दूसरे हर जगह पे हमारी है, कोई पार्टी है, हिंदू बरादरी बहुत बड़ी हमारी कस्टमर है, तो उनके हर फंक्शन में हमारी आइसक्रीम है। अच्छा, वैसे आजकल कितनी आइसक्रीम बना रहे हैं? एक दिन में प्रोडक्शन क्या है? एक दिन में हम तकरीबन 50-60 कैन आइसक्रीम बना देते। और एक कैन 100 लीटर का? नहीं, 10 लीटर। सॉरी, एक कैन 10 लीटर के और 50-60 कैन एक दिन के जा रहे हैं। और अभी तो सीजन का आगाज हुआ है, चूंकि ज़ाहिर अभी तो बिल्कुल मौसम आहिस्ता आहिस्ता कोयटा का बदला है। सीजन भी तो शॉर्ट है, 3-4 महीने का सीजन है। आप इसी वजह से दूसरे शहरों के बारे में कुछ सोच रहे हैं। यूँ तो आइसक्रीम के सब दीवाने होते हैं, बच्चे इसमें सबसे आगे होते हैं। एक बच्ची मज़े से खा रही है आइसक्रीम, उससे पूछते हैं कि क्या बाबा को जिद करके यहाँ लेकर आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अस्का फातिमा। अस्का, ये तो ब्लूबेरी फ्लेवर बहुत मज़े का होगा। जी। कितनी दफ़ा खाती हो हफ्ते में? डेली तो नहीं कहती बाबा से कि जाना है? आज क्या हुआ था? बाबा को बोला आपके आइसक्रीम ले दो। फेवरेट है ये? जी। सबसे ज़्यादा कौन सा फ्लेवर है जो बिकता है? काजू। काजू आपकी स्पेशलिटी? स्पेशलिटी काजू और मैंगो, ये दोनों हमारे टॉप पे। अच्छा, ऐसे में अगर मैं पूछूं एवरेज एक दिन में कितनी आइसक्रीम सेल होती है इस जगह से? एवरेज तकरीबन 8 से 10 हज़ार का डेली हम यहाँ पे। आपके फ्लेवर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, नए फ्लेवर्स कौन से हैं जो हम कह सकते हैं कि वो सिर्फ आपके पास मिलेंगे? नए फ्लेवर कुछ 2-3 हम लोगों ने खुद लॉन्च किए हुए हैं, जिनमें एक गावा है। जी, गावा फ्लेवर है, एक ज़ाफ़रान है और उसके अलावा अंजीर है। ये कुछ यूनिक फ्लेवर है, इसमें कॉफ़ी आइसक्रीम फ्लेवर है, वो बस ये कुछ यूनिक फ्लेवर है जो उन्होंने खुद लॉन्च किए हैं। मैंने भी नहीं सुना था जी गावा एंड ज़ाफ़रान फ्लेवर की आइसक्रीम वो मिल रही है, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि मैं खाऊं ब्लूबेरी फ्लेवर। बच्ची खा रहे थे ना, मेरा भी दिल चाह रहा है, तो ब्लूबेरी फ्लेवर ट्राई करते हैं। तो ये जनाब ब्लूबेरी फ्लेवर, और इससे के साथ ही हम अब वापस जाएंगे स्टूडियो। मैं सिर्फ इसलिए खा रहा हूँ ताकि सबीन को बता सकूँ कि सबीन आप हैं स्टूडियो में, हम कर रहे हैं कोयटा में एंजॉय और बहुत मज़ा आ रहा है। अभी तो सिर्फ ये बात आइसक्रीम तक है, लेकिन बात अभी बहुत आगे जाएगी। हम कोयटा के और खाने भी आपको दिखाएंगे, एंजॉय करते रहेंगे। अभी चलते हैं वापस स्टूडियो। बहुत शुक्रिया शुएब। शुएब हमारे साथ है और कोयटा की मशहूर आइसक्रीम हमें दिखा रहे थे। अभी एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सुबह आगे में अब वक्त आ जाता है म्यूजिक का तड़का लगाने का। तो हम जिस तरह से आदिल बात करते हैं कि ये हमारे यंगस्टर्स का प्लेटफॉर्म है, आप में कोई भी टैलेंट आप हमें ज़रूर बताएं, और कुछ टैलेंट हम खुद से ढूंढ निकालते हैं और हम कहते हैं कि जी आप हमारे शो पे आएँ और हमारे शो को 4 चांद लगा दें। ऐसे ही 2 टैलेंटेड यंगस्टर्स, पता है यंग कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, कि 2 यंगस्टर्स बिल्कुल कह सकते हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले जी ज़बरदस्त सिंगर हैं, अपना एक बैंड भी है और क्या ज़बरदस्त महफिल सजा देते हैं अपनी खूबसूरत आवाज़ से। शिराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। और इंस्ट्रूमेंट पर हमारे साथ मौजूद हैं अमीर अहमद, और ये मारूफ पियानिस्ट जो हैं उनके साहबजादे हैं अनीस अहमद साहब के, और अपने जो वालिद हैं उनका फ़न को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच आप दोनों को कि इतनी सुबह आप तशरीफ़ लेकिन बस म्यूजिशियंस को मुश्किल होता है सुबह जगाना? बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि नॉर्मली आर्टिस्ट जैसी शाम ढलती है तो आर्ट का जो है ना वो निखार शुरू होता है। लेकिन वो जो आर्टिस्ट कहते हैं कि हम सुबह सुबह उठ के रियाज करते हैं। रियाजत का टाइम नहीं रहा ना, ये रियाजत वो अर्ली सुबह, वो आप ये कह लें कि पो फटने का जो हम पंजाबी में कहते हैं, तो पो फटने का वक्त है रियाजत का। हमेशा करते हैं।
हमेशा करते हैं, हमेशा करते हैं। उस पे मार भी बहुत पड़ी है Really? उस्तादों की तरफ से तो बहुत मार खाई है, क्योंकि वो एक वक्त होता है जब बिस्तर जो है वो ज़्यादा खींच रहा होता है अपनी जानिब। हाँ। तो उसमें बिस्तर को छोड़कर रियाजत में जाना, वो खैर अब तो आदत बन गई है, लेकिन मुश्किल जो है वो जरूर होता है, लेकिन अगेन वही वाली बात होती है कि इट्स ऑल वर्थ इट। अच्छा जी अमीर, जाहिर सी बात है इतना बड़ा नाम आपके साथ है और फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि उस लेगेसी को आगे लेकर चलना है। Exactly. क्या थोड़ा बर्डन फील होता है इस चीज़ का? बर्डन बिल्कुल फील होता है। एट टाइम्स डर लग रहा होता है कि जब सामने कोई बंदा बैठा हो, चाहे वो फैमिली का हो या ना हो, जब एक तारुफ हो जाता है कि ये इस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो डर सबसे पहले ये नहीं लगता कि कोई कैसा सुन रहा होगा या कोई कितना बड़ा फनकार है जो सामने बैठा है। सबसे पहले डर ये लग रहा होता है कि मुझसे ही कोई गलती ना हो जाए, कहीं गलती हो गई तो बड़ों का नाम मेरे साथ लगा हुआ है, उनकी इज़्ज़त मेरे साथ है, तो मुझे सबसे पहले उसका ध्यान रखना होता है। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट मैं यही कोशिश करता हूँ कि जितना चले मतलब इंस्ट्रूमेंट भी आप बजाते हैं, चले कुछ गा कर सुना दें। शिराज क्या सुनाएंगे हमारे? शिराज गाएंगे और अमीर जो है वो इंस्ट्रूमेंट प्ले करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फोर्टे, हम लोग जो स्टार्ट करते हैं। ओके जी। इट्स कवाली बाय नुसरत अली खान साहब, उसको थोड़ा सा रेंडिशन किया है, आई होप यू गाइस विल लाइक इट। चलें। आप बैठे हैं बाल पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं, आप बैठे हैं बाल पे मेरी, आप बैठे हैं बाल पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है, मौत मुझको गवारा है लेकिन क्या करूं दम निकलता नहीं, मैं कदे के सभी पीने वाले लड़खड़ा के संभलते हैं लेकिन मैं कदे के सभी पीने वाले लड़खड़ा के संभलते हैं लेकिन तेरी नजरों का जो जाम पी ले, तेरी नजरों का जो जाम पी ले, उम्र भर वो संभलता नहीं, आप बैठे हैं बाल पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं। क्या बात है, बहुत खूब जी। और नुसरत साहब को बहुत अच्छे से आपने गाया। गाना बड़ा मुश्किल है, ये डर लगता है कभी कभी उनको गाते हुए लोगों का, स्पेशली सोशल मीडिया पे अपलोड करते हुए, क्योंकि लोग फौरन हिट करते हैं उसको। ये नॉर्मली आई नेवर इमेजिन कि मुझे नुसरत अली खान साहब की कवाली को कवर करने की वजह से जाना जाएगा। आई स्टिल रिमेंबर मेरी पहली परफॉर्मेंस व्हेन आई परफॉर्म, तो मैंने एक कवाली मैशअप इंट्रोड्यूस किया था, और वो जब परफॉर्म किया तो एक ही सिर्फ डर था, बिकॉज जिनको हम गा रहे हैं वो ऐसे लेजेंड है जिनको एवरी न्यू कमर, इवन द एग्जिस्टिंग सुपरस्टार्स आर लुकिंग अहेड टुवर्ड्स हिम, तो कहीं मुझसे उनके किसी गाई हुई चीज़ में, तलफ़ुज़ में या सुर में गलती ना हो जाए, तो वो एक डर हमेशा रहता है। ज़ाहिर है लोग फौरन उसको पकड़ते भी हैं और फिर आप एकदम से आप जो है वो डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। ऑब्वियसली हाँ। वो लेकिन वो मेरे ख्याल से वो डर ही कहीं है जो परफेक्शन की तरफ ले जाता है अल्टीमेटली। एक रिक्वेस्ट करें फिर सबकी तरफ से। जरूर। नुसरत साहब की बात हो रही है तो अब काली काली जुल्फों के फंदे ना डालो वो सुना दे हमें जिंदा रहने दो। पता नहीं आप वो सोच क्या है, प्रिपेयर्ड है कि नहीं, हमने कहीं इम्तिहान में डालते हैं आपको, लेकिन आई एम श्योर आप अच्छा गाएंगे। काली काली जुल्फों के, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न
मस्त आँखों की बात चलती है, मस्त आँखों की बात चलती है, मैं कशी करवटें बदलती है, बन सवर कर वो जब निकलते हैं, बन सवर कर वो जब निकलते हैं, चांद हंसता है रात ढलती है, क्या कयामत है उनकी अंगड़ाई, क्या कयामत है उनकी अंगड़ाई, जैसे नागिन कोई मचलती है, काली काली जुल्फों के इधर जुल्फों में कंघी हो रही है, खम निकलता है वहाँ रुक रुक के खिंच खिंच के हमारा दम निकलता है, इलाही खैर हो उलझन पे उलझन बढ़ती जाती है, ना उनका खम निकलता है ना मेरा दम निकलता है, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। बहुत खूब जी। शिराज, हाई नोट्स पे बहुत अच्छा थे आप, ये बड़े लगता है कि बहुत रियाज किया आपने। हाई नोट्स की रियाजत, ये भी एक मिथ है बाय द वे कि हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि हाई नोट्स गाने के लिए आपको हाई नोट्स ही की रियाजत करनी है, वो अल्टीमेटली एक ऑपोजिट है। टू सिंग हाई नोट्स यू हैव टू प्रैक्टिस योर बेस नोट्स, योर लो नोट्स। आपके जितना अच्छे मुझे आज भी याद है उस्ताद जी एक मिसाल दिया करते थे कि कोई भी घर जो है वो चौथी मंजिल से स्टार्ट नहीं होता। जो आप उस्ताद घराने की बात करते हैं वो जी बिल्कुल, पटियाला घराना मेरे साथ बैठे और मुझे डर लगता है कि मैं अमीर खुद भी बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी। मैं बिल्कुल कोशिश तो कुछ मिलके दोनों गा सकते हैं, आखिरी हमारे पास वक्त बड़ा कम है, मैं चाहती हूँ कि अमीर भी गा लें। चले ओएससी है उसी की तरफ चलते हैं। ठीक हो गया जी। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी जो भी कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, तेरी ही खातिर लूं सौ जन्म में, चाहे हो जो भी भला, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या अगर मांगे तो मेरी जान अमर कर दूं, तेरा मेरा है प्यार अमर, जब से मिली हो मुझको यकीन है, तेरे लिए ही मैं हूँ बना, पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, तेरी ही खातिर लूं सौ जन्म में, चाहे हो जो भी भला, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या कर मांगे तो मेरी जान अमर कर दूं। क्या बात है, कवर्ड है, और ऐसे ही हमारे जो नाज़रीन है वो भी यही सोच रहे होंगे कि बहुत एंजॉय किया होगा जिस फील के साथ आप दोनों जो है वो परफॉर्म कर रहे थे और गा रहे थे। बहुत शुक्रिया आने के लिए, दोबारा भी कभी बुलाएंगे हम, जहाँ पर सिर्फ हम कवालियों पे बात करेंगे और नुसरत साहब की कवाली जिसके लिए आप और ज्यादा जो है वो फेमस है। अमीर बहुत शुक्रिया आने के लिए, शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन हम रहेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस।
पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे थे कि लोग कह रहे थे कि कुव्वत खरीद नहीं है गाड़ियों के हवाले से, लोग गाड़ियां नहीं खरीद पा रहे क्योंकि उन्हें ये टेंशन थी कि एक छोटी से छोटी गाड़ी भी उसकी कीमत आसमानों को छू रही है। उसकी रीजन टैक्सेस भी हैं और साथ साथ एक और भी सभी इसमें बात है कि पाकिस्तान की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हुई है, बहुत सी गाड़ियाँ जो हैं गैर मुल्की पाकिस्तान में आना शुरू जो पहले नहीं थी। अच्छा, लेकिन इस वक्त अगर बात की जाए तो गाड़ी खरीदना जो लोग चाह रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है कि पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतों में नुमायां कमी अब हो रही है, जो कि टॉक ऑफ द टाउन भी है। कहा जा रहा है कि बढ़ती महंगाई और बुलंद शरह सूद की वजह से सारिफीन नई गाड़ियां खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते, जिसकी वजह से कंपनियों ने कीमतें गिरा दी हैं। काफी हम देख रहे थे कि एक कंपनी ने तो आदिल 15 लाख रुपए अपनी गाड़ी की कीमत जो है उसको कम कर दिया था, जिससे मार्केट की सूरत हाल का ज़ाहिर हम अंदाजा भी लगा सकते हैं। अच्छा, अब गाड़ियों की कीमतों में इतनी जो बड़ी कमी है, इसकी असल वजह क्या है और ये कब तक रहेगी, इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के माहिर हैं और चेयरमैन पाकिस्तान ऑटो पार्ट्स एसोसिएशन मसूद खान साहब मौजूद हैं। मसूद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये सिर्फ बड़ी गाड़ियों की कीमतों में ही हम हमेशा कमी क्यों देख रहे होते हैं, छोटी गाड़ियों की कीमतों में उस तरह से हम कमी नहीं देख रहे होते। आप कह रहे हो कि छोटी गाड़ियाँ ऑलरेडी बहुत सस्ती हैं, तो सस्ती वो बिल्कुल भी नहीं है आज से अगर 2, 3, 4 साल से पहले की कीमतों से उसको कंपेयर किया जाए। नहीं, पहले तो ये देखिए जो इस वक्त जो सेगमेंट इन्होंने प्राइसेस कम डाउन किए हैं और वो मिडिल व्हीकल्स हैं, इट्स नॉट अ लार्ज व्हीकल्स। हैचबैक एक गाड़ी है जिसके आप बात अभी कर रही हैं जिसमें 1.5 मिलियन रिड्यूस हुआ है, दूसरी भी हैचबैक है जिसमें 7 लाख के करीब प्राइस कम हुई है। तो ये वो सेगमेंट है जिसको इन्होंने हिट किया है। इसकी बुनियादी वजह तो ये कहा जा सकता है कि ये वो मॉडल्स हैं जो उनके पास अवेलेबल थे और जो शॉर्ट टाइम के लिए या शॉर्ट अप्रोच पे हमने ये अप्लाई करते हुए देखा, 2 दिन 3 दिन के लिए बुकिंग खोली गई और उसमें लोगों ने बुकिंग की है। तो इस कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी थी जिस पे कंपनीज ने ये इनिशिएटिव लिया है। अच्छा, इसमें ये भी चीज़ बताइएगा कि जो डॉलर की प्राइस कम हुई है, हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक रेट थे, डॉलर जैसे ऊपर जा रहा था, स्टेबिलिटी नहीं थी तो प्राइस बढ़ गए। अभी डॉलर एक फिक्स रेट पे खड़ा हुआ है, वो भी रीज़न हो सकती है कम होने की प्राइस? नहीं, लास्ट 6 मंथ में हम देखें तो इसमें नो डाउट कि डॉलर आपका स्टेबल हुआ है, तो इस स्टेबिलिटी का इम्पैक्ट आता है और कंज्यूमर की तरफ पास ऑन होना चाहिए। तो अभी ये देखते हैं कि अभी कुछ OEMs ने ये इनिशिएटिव लिया है, मगर किस तरह से ये पूरी मासेस में जाता है और किस तरह से डिफरेंट मॉडल्स पे ये अप्लाई करते हैं। अभी तो बड़े सेलेक्टेड मॉडल्स पे इन्होंने ये स्ट्रैटेजी अपनाई है। अच्छा, अब ऐसे में अगर देखा जाए तो पिछले कुछ अरसे में अगर हम देख रहे हैं सर, तो ये चीज़ भी आती है कि 50% तक कमी आई है खरीदो फरोख्त की। डीलर्स यही बात कर रहे हैं कि लोग गाड़ियां ना खरीद रहे हैं, जाहिर है ना वो बेच रहे हैं, मार्केट उस तरह से बिल्कुल डाउन हो रही है। तो ऐसे में किस तरह देख रहे हैं आप इसका इकोनॉमी पे, पाकिस्तान की इकोनॉमी पे कितना बुरा असर पड़ रहा है? नहीं, बहुत बुरा असर पड़ गया है। देखें, ये जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है ना, ये मदर ऑफ द इंडस्ट्रीज़ कहलाती है। इसमें शीट मेटल भी है, प्लास्टिक भी है, रबड़ भी है, फैब्रिक्स भी यूज़ होता है। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में 76 ईयर्स में इस इंडस्ट्रीज़ को उस तरह से पेनिट्रेट नहीं होने दिया, इसको आगे बढ़ने नहीं दिया गया। तो उसमें कई वजूहात हो सकती हैं, मगर पिछले 2.5 साल में ये चैलेंजेस पे रही है। ये इंडस्ट्रीज़ में अगर मैं आपको 2.5 साल में बताऊं तो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की जो लोग थे, एंटरप्रेन्योर्स थे, कई प्लांट उन्होंने पिछले साल बंद किए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि देखें, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अभी ट्रक एंड बसेस देखा, हर एक प्रोविंस के पास राइट्स हैं कि वो अपनी बसें इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं ये आज से कासिर हूँ कि ये पाकिस्तान में जो ऑलरेडी प्लांट मौजूद हैं ट्रक एंड बसेस, हम उनसे क्यों नहीं खरीद पा रहे। जहाँ हम 2.5 साल में हम ये कहते हैं कि रिजर्व नहीं है और डॉलर हमारे पास नहीं है, उसमें इस तरह से 500 गाड़ी एक प्रोविंस ले लेता है, दूसरा प्रोविंस 700 गाड़ी ले लेता है। तो ये अच्छी खासी वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज़ को मिलना चाहिए और इससे फ़ायदा ये होगा जो लोकल पार्ट्स मैन्युफैक्चर उनको वो वॉल्यूम मिलेगा। 2.5 साल में वॉल्यूम बहुत बुरी तरह गिरा है, ट्रक एंड बसेस का भी, कार का भी। तो ये भी चैलेंजेस से दुश्वार है ये इंडस्ट्री। मुझे नहीं लगता कि ये 2024 में कम बैक कर पाएगी। अच्छा, लोकल इंडस्ट्री जो है उसको चैलेंजेस का सामना है, लेकिन लोग अब हाइब्रिड की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं, तो ये भी रीज़न हो सकती है कि लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैपनीज़ गाड़ीज़ जो हैं वो ज़्यादा इंपोर्ट हो रही है। और सेकेंडली ये भी बता दें साथ में कि आम जो पाकिस्तानी है उसके लिए क्या खुशखबरी है, अगले कुछ टाइम में क्या गाड़ियों की कीमत मज़ीद भी कम होगी?
देखिए, एक तो पाकिस्तानी कंज्यूमर के लिए ये बड़ा अपॉर्चुनिटी कि पाकिस्तान में अब हाइब्रिड व्हीकल्स भी असेंबल हो रही हैं और ईवी पे कुछ OEMs इस पे स्ट्रैटेजी अपनी बना रहे हैं और आने वाले सालों में आप देखेंगे, इस साल के एंड में और अगले साल में नज़र आएगी। मगर अभी ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आम आदमी के लिए ये बहुत अच्छा मुस्बत कोई किरदार अदा कर पाए। जाहिर है, आपने बताया कि 2024 की अगर बात की जाए तो उसमें भी उस तरह से आपको कोई रिलीफ मिलता दिखाई नहीं दे रहा। तो खुशखबरी तो बहुत दूर दूर की बात है, लेकिन ऑब्वियसली ये आपने बड़ी अहम चीज़ पॉइंट आउट की कि इससे मईशत पर असर पड़ नहीं रहा बल्कि पड़ चुका है और अब मजीद असर पड़ रहा है अगर इसके ऊपर आपने मजीद काम ना किया किसी भी तरीके से। मुझे साहब, ऐसे में अभी जाहिर है एक आम शख्स अब गाड़ी खरीदना चाह रहा है, गाड़ी तो ज़रूरत है, लोग अब ख्वाहिशमंद भी है कि वो ख़रीदें किसी तरीके से। बेहतर ऑप्शन इस वक्त क्या हैं? आप क्या रिकमेंड करेंगे अपनी एक्सपर्टीज़ के हवाले से कि अभी लोग कम कीमत में अच्छी गाड़ी कौन सी ले सकते हैं? इमीडिएटली जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो नया बजट अपनी कैरियर का फर्स्ट बजट दे रही है, इस गवर्नमेंट पहला साल का, इस बजट में इनिशिएटिव ये ले कि भाई जो इंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे OEMs बैठे हैं पाकिस्तान में, जैसे 7 to 8 OEMs हैं, पुराने भी और न्यू भी। इन OEM के साथ गुफ्तगू शनीद की जाए कि कितनी लोकलाइजेशन हम बढ़ा सकते हैं, कितना हम रिजर्व सेव कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट कितना टैक्स रिलीज दे सकती है। अगर इसकी मिसाल ये कि एक प्रोडक्ट अगर हम लोकलाइज करेंगे तो 1% टैक्स की रिलीफ मिलना चाहिए। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो कि 5वीं बड़ी आबादी में शुमार होता है और अगर मैं कार का वॉल्यूम लूँ तो सिर्फ इस साल हम 1 लाख का वॉल्यूम अचीव कर पा रहे हैं, जो दुनिया का 5वें नंबर पर और उसका वॉल्यूम 1 लाख हो तो अनरियलिस्टिक है। हमें इस विजन को देखना चाहिए कि किस तरह से इसको अचीव करें। इतनी बड़ी मार्केट और वॉल्यूम नहीं है, हम लोग क्यों नहीं लोकलाइज कर पा रहे, क्यों नहीं इनहांस कर पा रहे? तो गवर्नमेंट और OEMs बैठ के ये स्ट्रैटेजी बनाए कि एक प्रोडक्ट लोकलाइज होगी, 1% टैक्स रिलीफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको देगा। मगर कमिटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कमिटमेंट ले रहे हो और कमिटमेंट दे रहे हो। यहाँ कमिटमेंट का फुकदान है। बिल्कुल, स्ट्रैटेजी बनाना और उसके बाद जाहिर है पॉलिसी अगर बन जाती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको इंडस्ट्री को आगे लेकर जाना है और इकोनॉमी को बेहतर करना है। मुझसे बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, जब आगे बढ़ते हैं, जिस तरह से मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी का मौसम आना शुरू हो गया, तो ऐसे में जो डिहाइड्रेशन के मसाइल होते हैं अक्सर लोगों के, बहुत ऐसे गर्मी बहुत लग रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये मसाइल बिजली जाना स्पेशली हो तो चले अपने अलग मसला होता है, लेकिन स्किन के हवाले से डिहाइड्रेशन जो फेस पे नजर आनी शुरू हो जाती है, आपके ऑयल बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाता है फेस पे। तो जाहिर है बहुत सारे लोग ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि उनकी स्किन ऐसी हो गई है, वैसी हो गई, और स्पेशली धूप के हवाले से सनबर्न बहुत ज़्यादा लोगों को होना शुरू हो जाता है। तो गर्मी के मौसम में किस तरह से आप अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं और कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स कौन सी हैं उनको आज आइडेंटिफाई करने की हम कोशिश भी करेंगे। साथ साथ आप हमें जो है कॉल भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स भी आप पूछ सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और साथ में आप अपना प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डर्मेटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर आयशा तारिक साहिबा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, समर के हवाले से अगर सबसे पहले हम प्रॉब्लम्स की बात करें, कौन से कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपके पास पेशेंट्स आते हैं, आइडेंटिफाई होते हैं? देखिए, हर सीज़न के, हर वेदर के अपने स्किन इश्यूज़ हैं, बट इफ़ वी टॉक अबाउट समर्स, तो समर्स में द प्लेंटी ऑफ इश्यूज़ जो समर्स के आते ही ज़्यादा हो जाते हैं, जिसमें टॉप पे आई वुड से सनबर्न, ठीक है, धूप में गए स्किन रेड होगी, रैश स्टार्ट हो गई, और इसमें बहुत सी प्री एग्जिस्टिंग स्किन कंडीशंस होती हैं लाइक रोजेशिया, SLE, ऑटोइम्यून कंडीशंस हैं, जीनोडर्मेटोसिस, जो रहती तो सारा साल हैं बट समर्स में एग्रोवेट कर जाती हैं। अदर देन दैट, वेरी कॉमन स्किन प्रॉब्लम जो मैं क्लिनिक में देखती हूँ, दैट इज़ एक्नी ब्रेकआउट, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होता है, हाँ, क्योंकि स्वेटिंग हो रही होती है ना, उसमें डर्ट होता है, बैक्टीरिया, और ये बड़ी गंदी वाली डॉक्टर साहब एक्नी होती है। एक तो नॉर्मल अब जब पिंपल निकल आया एक्नी हो रही है, एक वो जिसमें पस बन जाती है, दैट इज पैप्यूलोपस्चुलर एक्नी, एंड दैट ट्रांसफॉर्म करती है टू नोडुलोसिस्टिक एक्नी, जो खड्डे छोड़ जाती है। अच्छा, एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो मैं क्लिनिक में ऑलमोस्ट डेली देखती हूँ, दैट इज़ मिलाज़मा, छाइयाँ, बहुत कॉमन है। अब छाइयों की कोई भी वजह हो सकती है, लाइक प्रेगनेंसी में छाइयाँ हो सकती हैं, या फीमेल्स में आयरन डेफिशिएंसी, और बहुत से कॉजेज होते हैं, बट समर्स में ये चीज़ें एग्रेवेट कर जाती हैं बिकॉज ऑफ UV रेडिएशन एंड सन एक्सपोजर।
अच्छा, ऑयल हम देखते हैं लोगों के फेस पे बहुत ज़्यादा आ जाता है, चकनाई जिसको हम बोलते हैं, इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और साथ में डाइट क्या लें जो इससे बेहतर हो सके? और जैसे समर्स में ऑयली स्किन ज़्यादा ये तो आप वैसे ये हो सकता है मिथ भी, आप इसको ज़रा क्लैरिफाई भी करें कि समर में जो लोग ऑयली स्किन जिनकी है क्या वो ज़्यादा वर्स होना शुरू हो जाती है, या फिर ये है कि उनको जो पसीना भी आ रहा होता है, ऑब्वियसली लोग मॉइस्चराइजर का यूज़ भी नहीं कर रहे होते हैं? डेफिनेटली समर्स में स्वेटिंग ज़्यादा होती है जिसकी वजह से ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, और अगेन सन का बहुत रोल है इसमें। बट जो ऑयली स्किन होती है दैट्स अ स्किन टाइप, और जिनकी ऑयली स्किन होती है उनकी समर्स में ज़्यादा हो जाती है। ओके, चलिए एक कॉलर हमारे साथ हैं, शहजाद साहब इस्लामाबाद से, इनसे पूछते हैं। जी क्या पूछना चाहेंगे शहजाद साहब? जी अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे जिस्म पे जिससे वाइटोडेगो कहते हैं ना, वो है, तो मैंने पूछना था सनशाइन के इस पे क्या इम्पैक्ट आएगा? जी वर्टिलाइगो को हम फुल बेरी कहते हैं, इसमें बिल्कुल क्लियर वाइट पैचेस बन जाते हैं स्किन के ऊपर। इट्स एन ऑटो इम्यून कंडीशन, ऐसी कंडीशन जिसमें आपके अपने ही बॉडी के सेल्स अगेंस्ट योर बॉडी फाइट करते हैं। सो वर्टिलाइगो के धूप में अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं कि उसमें पिगमेंटेशंस होती है, स्पेशली जो डॉन सुबह के टाइम की एंड डस्क के टाइम की, फजर और मगरिब के टाइम धूप निकलने से पहले जो यूवी रेडिएशन होती है उसमें जिसको भी वर्टिलाइगो है उनको चाहिए उन बॉडी पार्ट्स को एटलीस्ट 15 मिनट्स एक्सपोज करें। दैट्स गुड फॉर वर्टिलाइगो। अच्छा डॉक्टर साहब, जनरली अगर देखा जाए तो सनबर्न लोगों को बहुत होता है, और जाहिर है सूरज की तपिश होती है काफ़ी ज़्यादा, लोग अवॉइड भी कर रहे होते हैं बाहर जाने से, लेकिन सनबर्न भी हो जाता है, साथ में आपकी स्किन का टेक्सचर भी ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? सनबर्न में ओके, बट मैं पहले विटिलाइगो का थोड़ा सा बता दूं कि हैविंग सेड दैट ये ना हो कि वो कंफ्यूज हो जाए। दिन में जो धूप होती है और बहुत तेज़ धूप होती है उसमें अवॉइड करें। एंड आपका जो क्वेश्चन है उसमें सन ब्लॉक, यूज़ ऑफ सन ब्लॉक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पेशेंट्स को सन ब्लॉक देती हूँ एंड दे कम बैक ऑन द नेक्स्ट विजिट, और मैं उनसे पूछती हूँ आप सन ब्लॉक लगा रहे हो? कहते हैं नहीं, वो हमने ले तो लिया पर रखा हुआ है। सो सनब्लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी छाइयों को और हर तरह के स्किन इश्यूज़ को कंट्रोल करता है। इवन एक्नी के लिए अपना एक्नी कंट्रोल सनब्लॉक होता है। सही। तो उसको अप्लाई करने का सही तरीका ये है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनब्लॉक यूज़ करें और फिजिकल सनब्लॉक करें जिसमें टाइटेनियम और जिंक ऑक्साइड होता है। एंड अदर देन दैट फिजिकली ब्लॉक सन विद कार कर्टन्स या शेड्स यूज़ करें, हैट्स और कैप्स का इस्तेमाल करें। अच्छा ठीक है जी। एक और कॉलर है हमारे साथ, शमीमा है जी सरगोदा से, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेरा गर्मियों में जब मैं ये जिल्द को खुजाती हूँ ना अपने चेहरे पे, तो ये ना रेड कलर के ना निशान से पड़ जाते हैं, किस वजह से होते हैं? डॉक्टर साहब कोई और क्वेश्चन करना चाहेंगी आप इनसे? बॉडी पे होता है या फेस पे होता है? फेस पे। फेस पे होता है, ठीक है, और बॉडी पे कहीं और नहीं है, सिर्फ आपके फेस पे फेस होता है। फेस पे होता है, और ये गर्दन पे भी हो जाता है कभी कभी, जहाँ जैसे खुजाऊं में पसीना आता है तो बस वो ये रेड सा बन जाता है वहाँ से निशान सा। सही हो गया जी डॉक्टर साहिबा। देयर सो मेनी स्किन कंडीशंस जिसमें इस तरह से होता है, तो उसमें आई वुड लाइक टू एग्जामिन दिस पर्टिकुलर पेशेंट या जो भी इनकी कॉम्प्लेन है, और ये कह रही हैं कि मुझे नेक पे बन जाते हैं, फेस पे और नेक पे होता है, और वो तब बनते हैं जब उनको खुजली होती है, इचिंग होती है, जब वो खारिज करती है तो उसके बाद निशान बनता है। ये फेस और नेक फोटो एक्सपोज्ड एरिया, ठीक है, तो प्रोबेबली सन की वजह से इनको सोलर अर्टिकेरिया या फोटो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता होगा, और जब खारिज करती हैं तो पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन या एलर्जीज भी हो सकती है किसी किस्म की। जरूरी है इससे क्या बस बचा जाए सूरज से? सूरज से बचा जाए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सूरज से बचा जाए, अच्छा मॉइस्चराइजर यूज़ करें, ईट वेल, ड्रिंक वेल, और अगर आपको लगता है कि आपकी कोई पर्टिकुलर स्किन कंडीशन है देन यू शुड कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट। डॉक्टर साहब एक और कॉलर भी, उसके बाद ज़रा मॉइस्चराइजर वाले इशू पे हम ज़रूर बात करेंगे कि वो उसका इस्तेमाल कैसे होना चाहिए। साजिद अब्बास हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। जी साजिद साहब क्या कहना चाहेंगे? ये कराची से बात कर रहा हूँ मैं, और स्किन में डैंड्रफ का बहुत ज़्यादा इशू, तो उससे कैसे बचा जाए और उससे कैसे ओवरकम किया जाए? डैंड्रफ का इशू है, ये समर में भी आपका ज़्यादा ट्रिगर करता है या फिर जस्ट विंटर में रहता है? नहीं, ये दोनों सीजन में, और इसके लिए काफ़ी दफ़ा जो हेड शेव भी करवाई है लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ा।
ठीक है डॉक्टर साहब, डैंड्रफ भी हो सकता है किसी टाइप का? नो, डैंड्रफ इज सेबोरिक डर्माटाइटिस, इट्स अ फंगल इन्फेक्शन व्हिच मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट नो, दे हैव नो आइडिया। तो उसके लिए बेसिकली ये ऑयल की हाइपर प्रोडक्शन हो रही होती है और वही जब सरफेस पे आता है तो लेयर की फॉर्म में बन जाता है। इट इज़ यूजुअली ऑन फेस, स्कैल्प एंड मेल्स को चेस्ट में भी होता है, बिहाइंड द ईयर्स एंड एलो ऑफ नोज के अराउंड होता है। सही। तो इसके लिए एंटी फंगल्स होते हैं, एंटी फंगल शैम्पूज होते हैं एंड दे आर ऑइंटमेंट्स एंड क्रीम्स जिनको इस्तेमाल किया जाता है। एंड देन देयर इज स्किन केयर जो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे तो मैं बताऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। डॉक्टर साहब, मैं तो इस बात में सोच रही हूँ कि ये लोगों को तो पता ही नहीं है कि एक फंगल इन्फेक्शन होता है। डैंड्रफ की जब हम बात करते हैं, लोग क्या करते हैं, जो खुश्की हो रही है, जिल्द हमारी खुश्क हो गई है, नॉर्मल लेते हैं, ऑयलिंग करें और ठीक हो जाएंगे। ऑयलिंग करना शुरू कर देते हैं उल्टा, और अच्छी खासी ऑयलिंग कर रहे होते हैं। क्या वो नुकसानदेह होता है? जब एक्सेसिव ऑयलिंग करते हैं तो हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। लेकिन वैसे अगर डैंड्रफ हो, आप ऑयलिंग कर रहे हो तो उससे फायदा होता है? उससे सूदिंग होता है बट लेकिन फायदा नहीं होता। लेकिन कुछ स्पेशल ऑयल्स होते हैं, लाइक यूज ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, कोकोनट ऑयल। अब लोग सरसों का तेल और इस तरह के ऑयल्स यूज करते हैं, वो हेयर फॉल करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत अहम क्वेश्चन है, जिन लोगों ने फेस पर कोई बोटॉक्स या कोई स्किन केयर के हवाले से कुछ चीज़ें ट्रीटमेंट करवाई हुई है समर सीजन में, उनको क्या एडवाइस करेंगे, कैसे अपने आप को बेहतर रख सकते हैं? बोटॉक्स है, फिलर्स है, जो अमूमन आजकल लोग स्टैटिक केयर के हवाले से करवाते हैं। समर का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। वो अपनी जनरल केयर जिस तरह से अच्छा मॉइस्चराइजर, सन ब्लॉक का यूज़, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ठीक है जी, एक और कॉलर हमारे साथ है, अब्दुल सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी सत्तार साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं आप? अच्छा जी, कॉल ड्रॉप हो गया। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अब एक और कॉलर, उनसे बात करते हैं, फिर जरा आते हैं दोबारा। मुझे तो मॉइस्चराइजर की बारी नहीं आ रही है जो मैं पूछना चाह रही हूँ। एक और कॉलर से सैयद शाह हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम शाह आलम साहब। वालेकुम सलाम। मैं डॉक्टर साहब से सवाल करना चाहता हूँ कि मेरी जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा ऑयली है, तो इसके लिए क्या मुझे टेपिटावीर यूज़ करनी चाहिए? अगर मैं सन ब्लॉक लगाता हूँ तो तब भी काफ़ी ज़्यादा जो सा वो पसीना वगैरह आता है और बहुत ज़्यादा जो सा ना खराबी हो जाती है। ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा, ये अब कॉमन जो हम समर के लिहाज से देखा जाए तो स्किन प्रॉब्लम है, ऑयली स्किन। गर्मियों में पसीना ज़्यादा आता है, जिनकी ड्राई स्किन है उनको भी अंडर आर्म्स और इन रीजन्स में ज़्यादा पसीना आता है। तो उसमें सबसे पहले ये है कि आपके अगर अंडर आर्म्स और इन जगहों पे इश्यूज़ हैं तो ट्राई टू चेंज योर क्लोथिंग, ब्रीदेबल फैब्रिक का यूज़ करें, कॉटन लाइट क्लोथिंग यूज़ करें। देन अंडर गारमेंट्स एटलीस्ट वंस इन अ डे चेंज करें। एंड अगर आप फेस की बात करें, उन लोगों की जिनकी है ही ऑयली स्किन, तो उन लोगों को ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। एंड फोमिंग क्लिनजर्स होते हैं, अल्कोहल फ्री, ठीक है, वो स्किन को एक्सेसिवली ड्राई भी नहीं करते और आपका जो एक्सेसिव ऑयल होता है उसको क्लीन कर देते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक जो अमूमन हम, क्योंकि हम सब कुछ स्पेशलिस्ट खुद होते हैं घर में ना, अगर हम देखें तो हम डर्मेटोलॉजिस्ट भी खुद हो जाते हैं। हम मतलब कोई भी स्पेशलिस्ट, कोई प्रॉब्लम होती है, हम सबसे पहले एक्सपर्ट होते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं हम कर रहे होते उस तरह से। अब ऐसे में बहुत सारे लोग मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते जिनकी ऑयली स्किन होती है, तो क्या वाकई उनको मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? क्योंकि वाकई एक तो ऑयली स्किन है, उसके बाद अगर आप मॉइस्चराइज कर रहे हैं फेस को तो वो मजीद चिपचिपा सा आपका फेस होना शुरू हो जाते हैं और लोग कहते हैं कि जी हमें एक्नी हो रही है, ब्रेकआउट और ये सारी चीज़ें। क्या आप क्या सजेस्ट करते हैं? इट्स अ बिग नो इफ़ यू से कि अगर आपने मॉइस्चराइजर का यूज़ नहीं करना। मेरे पास जो भी पेशेंट क्लिनिक में आता है, बेशक उसको नोड्यूलोसिस्टिक एक्ने भी होती है तो मैं उसको मॉइस्चराइजर देती हूँ, बट द टाइप ऑफ मॉइस्चराइजर इज़ डिफरेंट। ऑयल कंट्रोल मॉइस्चराइजर होता है, वो ना कि उनकी सिर्फ स्किन को अच्छा करेंगे बल्कि उनके जो ऑयल एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रही है उसको भी कंट्रोल करेंगे। बट ऑब्वियसली ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स लोग ले रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, एंड नाउ अ डेज सोशल मीडिया पे सब डॉक्टर्स हैं, तो जो भी वीडियो देखते हैं, जो भी चीज़ नज़र आती है वो लोग ले लेते हैं। अच्छा, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वक्त रेज किया। अब लोग ये भूल जाते हैं कि जो भी इन्फ्लुएंसर आपको नजर आ रहा है वो स्किन केयर के पर्सपेक्टिव से अगर बात भी कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट जो दिखा रहे हैं वो प्रोडक्ट वो किसी ब्रांड ने उनको पैसे दिए हैं कि आप उसको प्रमोट करें। यूज फॉर द प्रमोशन। अभी 2-3 बहुत ही ब्रांड्स की हाइप है, ऑब्वियसली आई वॉन्ट टेक द नेम, और
सत्यानाश हो गया लोगों की स्किन का, और मेरे पास हर दूसरी बंदी आ रही है विद पिगमेंटेशन और छाइयों के साथ। तो मैं जब हिस्ट्री लेती हूँ तो उन्हीं 2-3 प्रोडक्ट्स में से उन्होंने यूज़ किया होता है, और आजकल उनकी ऑनलाइन बहुत हाइप है पाकिस्तान में। और टेम्परेरी तो जाहिर है वो देखते होंगे ग्लो आ रहा होगा, स्टीरॉइड्स होते हैं उनमें, स्टीरॉइड टेम्परेरीली तो ग्रो देता है, बट विद टाइम बहुत से मसले करता है, रिंकलिंग करता है, अर्ली रिंकलिंग करता है, स्किन सैगी हो जाती है, पिगमेंटेशन, एक्ने, ब्रेकआउट्स, हिर्सुटिज्म एंड व्हाट नॉट, सब कुछ ये सारे मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। तो बिल्कुल ये मत देखें कि फलाने की स्किन पे ये सूट कर रहा है तो हम भी ये जो है, स्पेशली स्किन केयर के पर्सपेक्टिव देखा जाए तो हम समर में बहुत ज़्यादा इस तरह के इश्यूज आ रहे होते हैं, और आप दूसरों की देखा देखिए अपनी स्किन पर वो चीज़, हर एक की स्किन डिफरेंट होती है। आपको स्पेशलिस्ट से, डर्मेटोलॉजिस्ट से आपको कंसल्ट करना चाहिए, और जो आपके स्किन टाइप के लिहाज से आपके डॉक्टर रिकमेंड करे आपको सिर्फ वही प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। आज थैलेसीमिया का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद इस जानलेवा मर्ज के बारे में आगाही फैलाना है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में इस वक्त तकरीबन 300 मिलियन अफराद इस मर्ज में मुब्तला हैं, जिनमें 100 मिलियन को हर माह 1 या 2 मरतबा जो है वो खून लगना पड़ता है कि उनको खून की ज़रूरत होती है। जबकि पाकिस्तान में तकरीबन 98 लाख अफराद थैलेसीमिया के शिकार हैं, और ये मर्ज मुतासरा अफराद की ज़िंदगी शदीद मुश्किलात में डाल देता है। ऑब्वियसली आप रोज़मर्रा की ऐसी मामलात, आप ऐसे काम नहीं कर पा रहे होते क्योंकि अवेयरनेस नहीं होती, और उन सिम्टम्स को मैनेज कैसे करना है और लोग आगे बढ़ चढ़ के किस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं, आज इस बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। हम चाहते तो इस टॉपिक पे ये था कि हम किसी डॉक्टर को भी बुलाते, हम उनसे बात कर रहे होते सिम्टम्स क्या हैं और क्या, लेकिन ऑब्वियसली सबको सिम्टम्स का भी पता है और इसकी वजह भी पता है। वजह इसकी ये होती है कि जिस तरह से शादी से पहले टेस्ट नहीं करवाए जा रहे होते, और माँ भी थैलेसीमिया माइनर है और बाप भी थैलेसीमिया माइनर है, तो उसके बाद थैलेसीमिया मेजर बच्चा पैदा होता है, और उसके बाद जाहिर है उस बच्चे की ज़िंदगी और इनफैक्ट उस पूरी फैमिली की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। और अभी भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में वो वाला रुझान हमें नज़र नहीं आता कि आप टेस्ट की तरफ जाएं, और शादी से पहले जो टेस्ट होते हैं उनको बुरा समझा जा रहा होता है किसी ना किसी तरीके से। लेकिन एक ऐसी फैमिली हमारे साथ मौजूद है, ठीक है उन्होंने सफ़र ज़रूर किया, वो भी सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ से, दोनों मियाँ बीवी थैलेसीमिया माइनर हैं, शादी से पहले टेस्ट नहीं करवाया गया, ख़ानदान में ही शादी हुई है और ऐसे में उनका बच्चा थैलेसीमिया मेजर है, लेकिन उसके बाद किस तरह से उन्होंने अपने ख़ानदान की बाकी लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं और किस तरह से उन्होंने दूसरों की ज़िंदगियाँ बचाने की ठान रखी है और कैसे वो लोगों की मदद कर रहे हैं, एक इंस्पिरेशन है हम सब के लिए। आज उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। और इनके साथ इनकी अहलिया सैयदा काज़मी भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक है। और इनका प्यारा सा बेटा सैयद अजान भी मौजूद है, अजान अली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अजान? वालेकुम सलाम। ठीक है, आप ये बताएं कि आपको कब पता चला कि अजान जो है वो थैलेसीमिया का पेशेंट है, किस एज में? 2012 में ये बच्चा पैदा हुआ, अकलौता बेटा मेरा। तो फैमिली में हमने बड़ी जश्न मनाए क्योंकि 11-12 साल के बाद हमारी फैमिली में कोई बेटा पैदा हुआ था। तो 6 महीने का जब था तो इसको चेस्ट इन्फेक्शन हुआ। चेस्ट इन्फेक्शन के साथ इसका जो सांस है ना वो फूलना शुरू हो गया, रंगत पीली हो गई। फिर हम फौरी तौर पे इसको हॉस्पिटल ले गए, एक सरकारी हॉस्पिटल। वहाँ पे जब इसके टेस्ट हुए तो वहाँ इसको थैलेसीमिया मेजर डायग्नोज हुआ। शुरू में हमें तो नहीं पता था थैलेसीमिया क्या है, लेकिन जब डॉक्टर से मेरी डिस्कस हुई तो उन्होंने ये बताया कि आप दोनों मियाँ बीवी थैलेसीमिया माइनर थे, तो तब जाके आपका बेटा ये थैलेसीमिया मेजर, इसको फिर लाइफ टाइम आपको ब्लड लगवाने के अमल से गुजारना पड़ेगा। तो उस वक्त तो इतनी 2012 में अवेयरनेस नहीं थी, थैलेसीमिया की भी नहीं थी और दूसरा ब्लड की नहीं थी। तो जब आम मेरे दोस्तों रिश्तेदारों को पता चला, मैं जब कॉल करता था तो वो मोबाइल ऑफ कर देते थे, हो सकता है कि हमें ब्लड के लिए बुला रहे हैं। खैर जी, मैंने बड़ा वर्क किया इसके ऊपर, हिम्मत नहीं आ रही। मैंने कहा सर इससे पहले ज़ाहिरा आपकी फैमिली में कोई ऐसा केस नहीं था कि इससे पहले आप दोनों ने भी शादी से पहले टेस्ट नहीं करवाए, ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल, हमें पता ही नहीं था कोई बच्चा थैलेसीमिया मेजर नहीं था, तो ये फर्स्ट केस था ऐसे में। तो जब आपको पता चला कि आप थैलेसीमिया माइनर हैं, आपका बच्चा थैलेसीमिया मेजर पैदा हुआ है, तो ऐसे में ज़ाहिर है फैमिली हिस्ट्री होती है आपकी फैमिली में, फिर आपने क्या किया, बाकी लोगों के भी टेस्ट करवाए? जी जी बिल्कुल, मैंने उसके बाद फर्स्ट स्टेप में यही काम शुरू किया कि अगर मैं इस अग्नि से गुजर रहा हूँ तो मेरी नस्ल से कोई परेशानी से ना गुजरे। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने अपनी
अपनी फैमिली और मिसेस की फैमिली के जो और वो केसेस निकले, कितने केसेस निकले मैम? तकरीबन 30 से 40%। 30 से 40% थैलेसीमिया माइनर के केसेस फिर फैमिली से निकले। ज़ाहिर है उसके बाद एक अवेयरनेस लोगों में आ गई कि आपने खानदान में या आपने बड़ी रीजन जो थी फैमिली मैरिज थी, मतलब कि आप कजन्स मैरिज जो था वो सबसे बड़ा इसका इशू था। वो इशू होता है, लेकिन अगेन वो वाली चीज़ भी होती है कि थैलेसीमिया माइनर वो फैमिली से बाहर भी हो सकता है, तो आपको टेस्ट वैसे ही करवाना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा जी, अजान कौन सी क्लास में आप? मैं 5 क्लास में हूँ। 5 क्लास में पढ़ते हैं। और अजान ने ये जो इतना प्यारा सा मेडल अपने गले में अभी लिया हुआ है, ये किस चीज़ के लिए आपको मिला? ये मेरी आयरन चलेशन और जो मैं बाकी बच्चों के लिए वर्क करता हूँ उसकी वजह से मिला है। बाकी बच्चों के लिए करते हैं और आपको ये इसलिए भी मेडल मिला है कि आप सबसे अच्छी प्रोग्रेस है आपकी थैलेसीमिया के हवाले से अगर देखा जाए तो। जी। और इसके अलावा आपने ग्लोबल अवार्ड भी एक लिया हुआ है। जी जी। और वो भी इसी हवाले से लिया है अजान ने। जी। ज़बरदस्त। और इसके अलावा भी ज़ाहिर है अप्रिसिएशन आपको डिफरेंट इदारों की तरफ से भी मिलती है। मैंने तो सुना आप एसपी पे बने। जी जी। एक दिन के लिए बने थे जी। क्या कहानी है ज़रा बताओ। मैं वर्क कर रहा था तो सीपीओ साहब ने देखी तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहते हैं इसको एक दिन के लिए बच्चे को एसपी बनाया जाए, तो उन्होंने फिर मुझे बनाया था। वैसे क्या प्लान है, बड़े होकर क्या बनना है आपने, क्या सोचा हुआ है? बड़े होके तो क्रिकेटर बनने का सोचा है। बड़े होके क्रिकेटर बनने का सोचा है, क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा मैम, आपकी तरफ भी मैं आऊँगी कि बोन मैरो भी इनका हुआ था ट्रांसप्लांट, और उसके लिए भी ज़ाहिर आप लोगों ने फंड्स इकट्ठे किए, फिर गवर्नमेंट ने आपकी मदद भी की थी इसमें कि पैसे वगैरह अरेंज करने में, फिर आपने बोन मैरो इनको डोनेट किया है। बोन मैरो उसका फिर क्या हुआ? उसके बाद ये बेहतर हो गए थे? नहीं, 1 साल बेहतर रहा है। ठीक है। 1 साल के बाद जो वापस इसको ब्लड लगना शुरू हो गया था, वो इनको जो एक हमें जहाँ तक पता है वो वायरल इन्फेक्शन हुआ था जिससे बोन मैरो जो है वो फेल हो गया था। जी। अच्छा, ये तकरीबन बोन मैरो के प्रोसेस से बिल्कुल ठीक निकला है, लेकिन बोन मैरो जो होता है वो इंतहाई खतरनाक अमल होता है। उससे पहले बच्चे के और डोनर के जो है ना वो बेसिक टेस्ट होते हैं। इनके टेस्ट किए थे यहाँ से इटली से, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मिसिस के साथ फिर तो 1 साल तक जो है वो उनको ब्लड नहीं लगा था, लेकिन ज़ाहिर है वायरल इन्फेक्शन की वजह से वो, लेकिन उसके बाद भी अजान ने हिम्मत नहीं हारी है। इनके पेरेंट्स लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ब्लड ड्राइव्स ये रन कर रहे होते हैं, डिफरेंट इदारों में जाकर अवेयरनेस फैला रहे हैं कि शादी से पहले टेस्ट करवाना कितना ज़रूरी है, और आप एक नन्ही सी जान जब इस दुनिया में ला रहे हैं तो उसकी ज़िंदगी आप किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, उसकी ज़िंदगी आप किस तरह से बचा सकते हैं। अजान ने आप सबके लिए आज थैलेसीमिया के आलमी दिन पर एक खूबसूरत सा मैसेज तैयार किया है। मैं चाहूंगी अजान वो सामने आपका कैमरा है, वो जो अंकल खड़े हैं सामने, ठीक है, उस कैमरे में लोगों को मैसेज दें आप। थैलेसीमिया बेसिकली जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें जब भी 2 थैलेसीमिया माइनर आपस में शादी करते हैं तो 25% चांसेस हैं कि उनका आने वाला बच्चा थैलेसीमिया मेजर पैदा हो, फिर उसको लाइफ टाइम हर 10 से 15 दिन बाद ब्लड लगता है, और 50% चांस है कि वो बच्चा दोबारा से थैलेसीमिया माइनर पैदा हो, और 25% चांसेस हैं कि वो नॉर्मल पैदा हो। इसलिए अपना थैलेसीमिया का टेस्ट करवाएं, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, और अपनी आने वाली नस्लों को इस खतरनाक बीमारी से दूर रखें। अजान, बहुत खूबसूरत मैसेज, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है इस मर्ज़ के हवाले से, और किस तरह से आप लोगों ने बचाना है, लोगों की हेल्प करें, ब्लड डोनेट करें। अल्लाह की तरफ से बीमारी होती है, ज़ाहिर एहतियात आपकी तरफ होती है, लेकिन अगर किसी को बीमारी है तो मत डरें ब्लड देने से, ब्लड डोनेट करें जो लोग कर सकते हैं। अगर आपकी स्क्रीनिंग में आप एलिजिबल होते हैं, और लोगों को ज़ाहिर है उनकी मदद ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया आप तीनों का प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें कि नाज़रीन आज के लिए इतना ही। दोबारा मुलाकात आपसे कल होगी। अल्लाह हाफ़िज़।